ऐसा ना हो कि आप बीजेपी का बस एक मुस्लिम टोकन फेस बन के रह जाए। बहुत सारे कट्टरवादी लोग हैं, भारत माता की जयकारा करने के लिए भी उनको ये लगता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई फतवा लग जाएगा। रहमतुल्लाह सयानी जो अशफाकुल्ला खान है, उनसे बड़े मुसलमान ये बन गए क्या? तो ये लोग तो वो है जो भारत माता की जय भी नहीं बोलना चाहते, वो तो सोनिया माता की जय बोलेंगे। योगी जी कहते हैं कटोगे तो कटोगे, कटेंगे तो कटेंगे। दूसरी तरफ आप यूजीसी लाकर स्टूडेंट लेवल पे ही लोगों को बांट रहे हैं। मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर कमेंट्री करना ये ठीक नहीं हुआ। मुझे जवाब बिना किसी मैनिपुलेशन एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी नहीं चाहिए। वैलेंटाइंस डे से पहले हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, आप पार्क में क्यों बैठे हैं, क्या ये गलत नहीं है? अगर ये आप कह रही है बजरंग दल गलत है, कुछ लोग तो सड़कों पर उतरकर सर तन से जुदा की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फांसी पे लटका देंगे बीच चौराहे पे। कोई भी देश तभी बड़ा होता है जब एक स्ट्रांग ऑपोजिशन और लीडर ऑफ ऑपोजिशन स्ट्रांग होता है। राहुल गांधी सबसे बड़े निकम्मे हैं। राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को एडवांस करना ये मोदी जी का जॉब नहीं है। मोदी जी का जॉब है देश को ठीक से चलाना। आप बीजेपी में आइडियोलॉजी की वजह से नहीं गए हैं, करियर ग्रोथ की वजह से गए। राहुल गांधी 95 चुनाव हारने के बाद भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखे, उनका करियर ग्रोथ उनको ठीक लगता है। हम अपना करियर ग्रोथ देखे तो क्यों? मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे देशवासियों को बीजेपी से ज्यादा खतरा है। दोस्तों, वंदे मातरम। सो आज एक फिर नए अध्याय की शुरुआत, और जैसे कि मैंने हमेशा आप लोगों से कहा है कि हर बार आप लोगों के साथ हमारे देश के लीजेंडरी व्यक्तित्व और कुछ ऐसे व्यक्तित्व जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं और जिनके साथ आज हमारी मुलाकात हो रही है, मैं ये कहना चाहूँगा, मेरे अपने पर्सनल व्यू हैं कि साक्षात माँ सरस्वती की कृपा है उनकी वाणी के ऊपर। राजनीति में अपनी बात कहना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अपनी बात को बेबाकी से रखना ये सबके बस की बात भी नहीं है। राजनीति में कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जो धर्म का असली मतलब समझाते हैं, जो कहते हैं कि धर्म हिंदू मुस्लिम या फॉर्म पे भरे जाने वाला सिर्फ एक कॉलम नहीं है, ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और जो इंसान इस तरह की बातें करता हो उसे सुनना सभी को अच्छा लगता है। जैसा कि हमने कहा कि आज जो शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए स्वागत करते हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन शहजाद पूनावाला जी का। शहजाद जी, जय श्री राम, थैंक यू सो मच अपना समय वंदे देने के मातरम। लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप लोगों ने इतनी प्रशंसा की। इतना मैं आदी नहीं हूँ इतनी प्रशंसा का। चैनलों में तो हम लोगों को यूजुअली लोग जो है अलग प्रकार की बातें बोलते रहते हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और 17th अध्याय में मेरा भी बर्थ डेट जो है वो 17th है, तो मुझे लगता है ये भी एक ब्रह्मांड का एक कह सकते प्रयोग है बिल्कुल। कि 17th एपिसोड में आपने मुझे 17 पर बॉर्न होने वाले व्यक्ति को बुलाया है। शहजादी, हमारे पास एक्चुअल में शब्द नहीं है आपकी तारीफ के लिए, तो कुछ तो कहना ही था। और मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जिस खूबसूरती से श्री राम कहा, जय श्री राम। जी बिल्कुल। और नहीं, इसमें हम लोगों को इतना मैं कहता हूँ सरप्राइज होने की आवश्यकता नहीं है। राम जो है वो पूरी ब्रह्मांड के आदर्श है, और राम किसी एक मजहब के नहीं है, राम पूरी दुनिया के है। मैं आपको छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। आपने बोला धर्म का कॉलम। धर्म का कॉलम नहीं होता, रिलीजन का कॉलम होता है, मजहब का। धर्म एक ही है, सनातन धर्म एक ही धर्म है। अगर कोई और कुछ बोल रहा है तो उसको पता नहीं है। मजहब या पंथ अलग हो सकते हैं, जैसे कि नोएडा आने के लिए मैं डीएनडी भी ले सकता हूँ, मैं ओल्ड वाला रास्ता भी ले सकता हूँ, पर जो दोनों रास्ते हैं वो एक ही धरती पर है, तो धरती सनातन है। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, मजहब के रूप से, आप पूजा पद्धति के रूप से कोई इस्लाम फॉलो करता है, कोई क्रिश्चियनिटी फॉलो करता है। जहाँ तक श्री राम की बात है, तो मैंने एक बार, कोई व्यक्ति था बड़ा कट्टर था, तो मैंने उसको बोला दो उदाहरण है आपके पास, आपके बच्चे हैं? तो उन्होंने बोला हाँ मेरे बच्चे हैं। मैंने बोला एक से अधिक बच्चे थे, भाई थे उनके 3-4 बच्चे थे। तो मैंने बोला एक उदाहरण ये है कि एक बेटा आपका दूसरे बेटों का गला काट देता है, आपको जेल में डाल देता है,
और वहाँ पे आकर आपकी वसीयत आपके नाम से अपने नाम करवा के अपने भाइयों का कटा हुआ सिर लाता है। और दूसरा उदाहरण ये है बच्चों का कि बाप ने बोला कि बेटा ये वसीयत में मैं सारी मिल्कियत इसको दे दूंगा, तो बड़ा बेटा बोलता है ठीक है बाबूजी, आपको जो ठीक लगे, और वो चला जाता है। और जो छोटा भाई जिसके नाम पर वसीयत होती है वो भी बोलता है नहीं, मैं बड़े भाई के बिना रह नहीं सकता, मैं तो उनकी खड़ा रखकर जो है इस वसीयत का पूरा जो है या इस बिजनेस को संभालूंगा। आप कौन सा बेटा चाहोगे, कौन से सेट ऑफ ब्रदर्स चाहोगे? तो उसने बोला दूसरा वाला चाहूंगा। तो मैंने बोला पहला उदाहरण औरंगजेब का है, दूसरा उदाहरण राम जी का है। कोई मोहम्मद भी हो या कोई मोहित भी हो, वो अपने घर में राम ही चाहेगा। कौन अपने घर में औरंगजेब चाहेगा? तो आप जब बोलते हैं ना कि मैंने कितने ब्यूटीफुली बोला जय श्री राम, तो क्या जय श्री औरंगजेब बोलूं? जय श्री बाबर बोलना है? ये हो ही नहीं सकता। इस देश में या पूरी दुनिया में श्री राम और श्री कृष्ण के उदाहरण के बिना, उनकी जिंदगी को समझने के बिना, उनके योगदान को समझने के बिना आप जी ही नहीं सकते। लेकिन सर ऐसे आज भी बहुत सारे कट्टरवादी लोग हैं, जब भी हम जय हिंद की बात करते हैं, वंदे मातरम, भारत माता की जय, तो भारत माता की जयकारा करने के लिए भी उनको ये लगता है कि उनके ऊपर कोई ना कोई फतवा लग जाएगा। तो ये भी मेरा क्वेश्चन बनता है कि क्या आपके ऊपर कोई फतवे नहीं लगे आज तक इस तरह के? नहीं, मैं फतवों के ज़्यादा उनके बारे में मुझे चिंता नहीं है। और जो फतवे देते हैं उनकी स्थिति ही इस प्रकार की हो चुकी है कि अगर वो सही मायनों में इस्लाम की व्याख्या कर रहे हैं, सही मायनों में वो अगर अपने आप को इस्लाम के ठेकेदार मानते हैं, तो पहले तो उनको टीवी पे आना बंद कर देना चाहिए। टीवी हराम है शरिया के हिसाब से। बैंक में अकाउंट में पैसा लेना बंद कर देना चाहिए। अगर यहीं पे रहते हैं और यहीं से उनके फतवे जारी हो रहे हैं, तो मुझे बता दे कि ये यूसीसी का तो विरोध करते हैं, पर क्रिमिनल कोड तो वो मान लेते हैं। शरिया में तो क्रिमिनल एक्ट के लिए तो अलग पनिशमेंट है ना। मान लो कि अगर कोई चोरी करता है तो उसके हाथ काटे जाते हैं। वहां पर वो शरिया नहीं चाहते, तो वो पहले पूरा शरिया तो फॉलो करे। तो इनके फतवों से तो मुझे ज़्यादा चिंता नहीं है, इनके फतवों को मैं सीरियसली नहीं लेता। पर हाँ, इनके पीछे एक राजनीतिक हाथ, एक राजनीतिक ताकत है, जिसकी वजह से ये लोग जो है राष्ट्रीय चिन्हों का भी विरोध करते हैं। ये भारत माता की जय बोलना भाजपा का नारा नहीं है, वंदे मातरम बोलना भाजपा का नारा नहीं है। वंदे मातरम तो हमारे बंकिम चंद्र चटर्जी ने स्वतंत्रता के आंदोलन के लिए आनंद मठ में लिखी थी। उसको 150 वर्ष हो रहे हैं। पर वोट बैंक की राजनीति के चलते एक विशेष समुदाय को भारत के चिन्हों से भी अलग करना, ये कुछ राजनीतिक दलों ने इसमें बड़ा अपना हाथ जो है उसमें आजमाया है। इसी मानसिकता के चलते वंदे मातरम का पहले 2 टुकड़े, 2 पार्ट किया गया और 2 स्टैंजाज रखा गया, 4 स्टैंजा को कट कर दिया गया। अब हमने पूरे वंदे मातरम को इम्प्लीमेंट किया है हर जगह पे जहां राष्ट्रीय समारोह होता है। यही मानसिकता थी कि जिन्ना के सामने झुकते हुए उन्होंने पहले वंदे मातरम का बंटवारा किया नेहरू जी ने, फिर देश का बंटवारा हुआ, और आज भी उस मानसिक बंटवारे के वो बीज बोने की कोशिश करते हैं। और ये कहाँ रुकेगा? मैं वंदे मातरम नहीं बोलूंगा, मैं जय हिंद नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं जन गण मन नहीं बोलूंगा, तो ये रुकेगा कहाँ पे? इसका मतलब ये होता है कि ये बीजेपी विरोध में उतरते उतरते देश विरोध में उतरते हैं, और ये स्वीकारा नहीं जा सकता। वंदे मातरम पे जो आपत्ति करने वाली जो जमात है, मैं उनसे पूछता हूँ, वो बोलते हैं कि प्रॉब्लम क्या है आपकी? तो वो बोलते हैं कि ये हमारी पूजा पद्धति से इंटरफेयर करता है। आप मजहब के रूप से आप लोग जो है सनातनी हिंदू है, क्या वंदे मातरम पूजा पद्धति का कोई हिस्सा है क्या? जी नहीं। वंदे मातरम तो मतलब आप देश की बात हो रही है। देश को माँ की तरह देखते हो। इस्लाम में भी माँ के पैरों तले जन्नत बताया गया है। तो माँ के अगर पैरों तले जन्नत है, मतलब आप माँ को उस प्रकार का दर्जा और सम्मान दे रहे हो। यहाँ पे केवल माँ को देश से रिप्लेस किया है, तो कहीं पर कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है इस्लाम में। अगर होता तो पहली बार पता है फुल वंदे मातरम कब गाई गई? 1896 कांग्रेस के सेशन में, जब रहमतुल्लाह सायानी उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। और हमारे कई सारे जो फ्रीडम फाइटर्स है, उन्होंने भी वंदे मातरम कहते हुए वो फांसी से झूल गए। तो क्या मुझे बताया जा रहा है कि उनसे बड़े मुसलमान ये लोग हैं क्या? रहमतुल्लाह सायानी से या जो अशफाकुल्ला खान है, उनसे बड़े मुसलमान ये बन गए क्या? तो ये लोग तो वो है जो भारत माता की जय भी नहीं बोलना चाहते, बोलते सोनिया माता की जय बोलेंगे।
भारत माता की जय नहीं बोलते हैं लोग, वंदे मातरम पे विरोध करते हैं जी। क्योंकि ये वोट बैंक की राजनीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखते हैं। पर इनके बोलने बोलने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। इस देश में वंदे मातरम ही चलेगा, और अगर किसी को आपत्ति है तो जहां उसकी आत्मा है वहां वो उसके शरीर को भी ले जाए। आत्मा कहीं और है, मन कहीं और है, शरीर यहाँ पर है। इस प्रकार का डायकोटमी ना करे, जहां उसकी आत्मा है वहां उसके शरीर को ले जाए। देखिए, इस्लाम के ठेकेदारों की वजह से समस्याएं हो रही हैं, वो तो पता ही है। लेकिन अगर हम ये भी कहें कि हिंदू ठेकेदारों की वजह से, हिंदू में कोई ठेकेदार नहीं। ठीक है, तो फिर हर वैलेंटाइंस डे से पहले हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, ये खुद मॉरल पुलिसिंग करके आप पार्क में क्यों बैठे हैं, ये आपके कौन हैं, मम्मी से बात कराओ। पहले तो खाली ये लोग करते थे, अभी तो पुलिस वाले भी किसी का पार्क में बैठना। तो ये अगर हम कहें कि हिंदू संगठन खुद को मॉरल पुलिस बता रहे हैं, क्या ये गलत नहीं है? किसी ने अपने नाम में हिंदू जोड़ दिया तो पूरा हिंदू फेथ उसके लिए जिम्मेदार हो गया। लेकिन वो खुद को ठेकेदार बता नहीं, रहे फिर हैं। ये लॉजिक से पहले तो जो लोग ये आरोप लगा रहे, वो पहले बोले, फिर ये जो वो हमको देते ना पट्टी कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, तो सारे आतंकवादी तो लश्कर तोयबा, जैश ए मोहम्मद, अल कायदा, इस्लामिक स्टेट, वो तो बकायदा नाम लगा के कर रहे हैं, बम फोड़ रहे हैं। वहां पर बोलते हैं कि नाम लगाने के बाद भी और थियोलॉजी का हवाला देने के बाद भी वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, मजहब नहीं होता कोई आतंकवाद का। और यहाँ पर किसी ने कोई लेबल लगा दिया, अब पता नहीं उसका कोई कनेक्शन है भी या नहीं, या इनके ही एजेंट है, हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो उनके कहने पर पूरा हिंदू फेथ ही इसमें बदनाम हो गया। हिंदू में थियोलॉजिकली कहीं पे लिखा है क्या कि ये करना है? तो आप हिंदू फेथ को मत, हाँ आप ये कह सकते हैं कि कुछ सरफिरे लोग ये करते हैं, वो करते हैं, उन पे कानूनी कार्रवाई होती है, पर उससे पूरा मजहब ब्लेम नहीं हो सकता। और हिंदू तो वो है, इतना सहिष्णु है, जिसने अपने वेदों पर भी चर्चा कराई। और वेदों पर जब चर्चा हुई तो आदि शंकराचार्य के सामने मंडन मिश्रा ने की, और उनकी धर्मपत्नी उसमें जज के रूप में थी, जहां तक मेरी जानकारी है। जो वेद उच्चारण करते थे उनका भी सम्मान, जो वेद के एक प्रकार से उसका प्रतिकार करते थे उनको भी महिमा मंडन करने का काम इस मजहब के अनुयायियों ने किया है। इतनी टॉलरेंस है इसमें कि ये भी सही वो भी सही, ये रास्ता भी ठीक वो रास्ता भी ठीक। हम वो नहीं है कि जो एक किताब के अलावा दूसरी किताब ना माने तो सर तन से जुदा कर दे। हम वो नहीं है जो बोले कि माय वे और हाईवे, और अगर आप मेरा वे नहीं मानते तो आप सभी लोग खारिज है, काफिर है। मुझे एक वाक्य बता दीजिए किसी भी आपके ग्रंथ में या पुराण में या कोई भी रिलीजियस टेक्स्ट में ऐसा लिखा है। तो इसके लिए आप हिंदू मजहब को आप नहीं बोल सकते। इससे ज्यादा सहिष्णु और टॉलरेंट, और मैं आपको एक बात बोल दूं, भारत लोकतंत्र और भारत पंथ निरपेक्ष केवल इसलिए है, मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं बोल रहा, हम धर्मनिरपेक्ष नहीं, हम धर्म के साथ ही है। यह तो धर्मस्थतो ततो जया, ये हमारा सुप्रीम कोर्ट का भी मोटो है। धर्म के बिना राजनीति नहीं हो सकती। पर हाँ, हम पंथ निरपेक्ष और हम डेमोक्रेटिक इसलिए है क्योंकि हिंदू यहाँ पर हिंदू बाहुल है, हिंदू मेजॉरिटी में है। अगर हिंदू मेजॉरिटी में नहीं रहेगा तो यहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं रहेगी। अगल बगल के देश एक बहुत अच्छा उदाहरण पेश करते हैं, जहां पर भी हिंदू घटा है वहां पर लोकतंत्र और सेकुलरिज्म कटा है। तो इसको हिंदू के ऊपर ब्लेम मत कीजिए। और ये तो अब जैसे उद्धव सेना के लोग भी करते थे, ये जो कृत्य आप बता रहे वैलेंटाइंस डे वाला, तो उद्धव सेना का हिंदू फेथ से क्या लेना देना? वो तो अपना करते अपनी राजनीति चमकाने के लिए। इसलिए मैंने हिंदू युवा वाहिनी, बजरंग दल, शिवसेना तीनों का बोला। ठीक है, अब वो पॉलिटिकल कोई लोग करते हैं, उनको लगता है कि भाई हमारे, बट ये गलत है, आपके हिसाब से भी ये गलत है ना मॉरल पुलिसिंग? देखिए ऐसा है कि कानून की दृष्टि के बाहर जो भी जाता है, कानूनी तरीका जो भी नहीं इख्तियार करता है, मैं तो सबको गलत मानता हूं। संविधानिक और कानूनी दायरे के बाहर जो जाता है मैं तो उनको गलत मानता हूं। पर अगर ये आप कह रही है बजरंग दल गलत है क्योंकि उसने जाके कुछ ये कर दिया अपेरेंटली केस में, अरे भाई कुछ लोग तो सड़कों पर उतरकर सर तन से जुदा की बात करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि फांसी पे लटका देंगे बीच चौराहे पे। उनके बारे में ये संविधान बचाओ मंडली कुछ नहीं बोलेगी। एक आदमी हुमायूं कबीर बोलता है बाबरी जिंदाबाद, उसके बारे में क्या व्यू है इनका? वंदे मातरम इनके लिए बहुत ज्यादा कॉम्युनल है, वहां पर हर रोज वो बोलता है बाबरी जिंदाबाद, और टीएमसी की सरकार कुछ नहीं करती। और जागो मां कोई गाती है गाना,
सिंगर, तो जागोमा गाने वाली सिंगर को एक टीएमसी का जिहादी जाकर किस प्रकार से मारता है और उसको परेशान करता है। तो ये डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा। संविधान से चलना है तो सबको संविधान अपनाना पड़ेगा। एक विशेष समुदाय को, एक विशेष वर्ग को, एक इकोसिस्टम को संविधान के ऊपर कुछ शरिया रखने की छूट नहीं मिल सकती। अगर उनको भी संविधान से चलना होगा, इनको भी चलना होगा, मैं तो दोनों मानता हूँ। पर ये नहीं हो सकता कि एक तो बोले सर तन से जुदा और दूसरों पर आप जो है ये जो है कानून और कानून का राज जो है वो आप जो है चिपकाते रहे। दोनों को करना चाहिए। शाहजाद जी, जितना मैं आपके बारे में जानता हूँ, आप कांग्रेस में रहे हैं और बहुत जख्म खाए हुए हैं आप कांग्रेस के समय में। नहीं, और उससे ज्यादा तो मैंने दिए हैं उनको। तो सर, देखिए आज आपने खुद ही एक्सेप्ट कर लिया कि आपने दिए भी हैं और खाए भी हैं। हर एक देशद्रोही को मैं जख्म ही दूंगा। जी हाँ। देशद्रोहियों को जख्म देना ही मेरा काम है। तो सर, क्या डिफरेंस है दोनों पार्टियों में? आप बीजेपी में आए, पहले कांग्रेस में थे, जख्म खाए भी और आज आप दे भी रहे हैं। दोनों पार्टियों की विचारधारा में क्या फ़र्क है? क्योंकि आप रूट कॉज़ देख के आए हैं वहाँ पे सब। देखिए, अगर मैं बहुत ही सरलता से बताऊं तो भारतीय जनता पार्टी तो एक पॉलिटिकल पार्टी है। कांग्रेस एक खानदानी कॉरपोरेशन है, फैमिली रन एंटरप्राइज है, और अब तो वो कबीला है, पार्टी भी नहीं है। कांग्रेस में परिवार प्रथम है, भाजपा में राष्ट्र प्रथम है, दल दूसरे नंबर पे आता है और स्वयं तीसरे नंबर पे आता है। भाजपा जो है वो एक विचारधारा आधारित काडर बेस्ड पार्टी है। कांग्रेस एक परिवार आधारित सत्ता बेस्ड पार्टी है। जब सत्ता से बाहर होती है तो पार्टी टुकड़े टुकड़े हो जाती है। और भाजपा जो है विचारधारा से और कार्यकर्ताओं से बनी हुई पार्टी है। इसलिए यहाँ पे राष्ट्रीय अध्यक्ष हो या प्रधानमंत्री हो, वो कोई भी कार्यकर्ता बन सकता है। वहां पर आप एक प्रथम परिवार से होंगे तभी आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकते हो। तो मोटा मोटा यही डिफरेंस है। और अगर ऐसे भाषा में बोलूं तो भाजपा में तो देश को बनाने के स्टेक होल्डर है, कांग्रेस में या तो उनके करप्शन के शेयर होल्डर है या तो गांधी परिवार के शू होल्डर है। ये अंतर है। वहां पे शेयर होल्डर और शू होल्डर है, यहाँ पे देश बनाने के स्टेक होल्डर है। यहाँ पे पार्टी परिवार के समान है, आपको परिवार के भाव के साथ रखेंगे। वहां पे परिवार ही पार्टी है, 3.5 लोगों की। लेकिन कांग्रेस में जिन लोगों को आपने अब जख्म दिए हैं वो ये कहते हैं कि आप बीजेपी में आइडियोलॉजी की वजह से नहीं गए हैं, करियर ग्रोथ की वजह से गए हैं। करियर ग्रोथ को देखना कोई गलत बात है? राहुल गांधी 95 चुनाव हारने के बाद भी प्रधानमंत्री बनने के सपने देखे, उनका करियर ग्रोथ उनको ठीक लगता है। हम अपना करियर ग्रोथ देखे तो क्यों देश का युवा अपना करियर ग्रोथ ना देखे? क्या गांधी परिवार के करियर को बढ़ाने के लिए हम बैठे हैं क्या? अगर उनको लगता है कि करियर ग्रोथ के लिए गया हो तो ठीक है, मुझे उनके इस एनालिसिस से कोई आपत्ति नहीं है। हाँ, पर इस देश के युवा में एस्पिरेशन, एम्बिशन और अगर एप्टीट्यूड है तो उस एस्पिरेशन और एम्बिशन को हासिल करने के लिए अगर देश का युवा कुछ करता है तो कांग्रेस पार्टी उनको गाली क्यों देती है? जहां तक सवाल है मेरे व्यक्तिगत कांग्रेस पार्टी के छोड़ने के विषय पर, कोई करियर ग्रोथ की बात होती तो मैंने तो कांग्रेस जब मैं 15 साल का था तब मैंने ज्वाइन की, 15-16 साल की उम्र में युवा कांग्रेस NSUI। 2014 में सरकार जो है वो बदली, सबको पता था कि मोदी जी की सरकार बनने वाली है। 2013 से ही क्लियर था। मैंने तो तब कांग्रेस नहीं छोड़ी, ना मैंने बीजेपी तब ज्वाइन की। मैंने अपनी बातें रखना शुरू किया था 2011 से कि भाई पार्टी में मेरिट होना चाहिए, पार्टी में एक परिवार की नहीं बल्कि पार्टी के कार्यकर्ताओं की सुननी चाहिए, पार्टी की स्पष्ट विचारधारा होनी चाहिए। 2011 से मैंने लिखा है। 2016-17 आते आते उन्होंने मुझे साइडलाइन इस प्रकार से किया और फिर वो राहुल गांधी की ताजपोशी करने लगे जैसे मुगल सल्तनत में होती है ना? तो वैसे सल्तनत के अंदर होती है तो वैसे उनकी भी करने लगे। तो मैंने उसका विरोध किया, उन्होंने मुझे पार्टी से निकाला। तब भी मैंने भाजपा ज्वाइन नहीं की। 17 में ज्वाइन कर लेता, 19 में तो और भी बड़ी सरकार आई इनकी। मैंने 2021 नवंबर में पार्टी ज्वाइन की। तो मैं कैसे अवसरवादी हुआ? पर जो कांग्रेस पार्टी ये मेरे ऊपर आरोप लगाती है, मैं पूछना चाहता हूं, आपने तो डीएमके पर राजीव गांधी की हत्या के आरोप लगाए थे, उनके साथ बैठ गए आप। आपने मुलायम सिंह यादव को 19 महीने जेल में ठूस दिया था,
इमरजेंसी में। आज समाजवादी पार्टी के साथ आप बैठ गए। लालू जी ने तो अपनी बेटी का नाम मीसा रखा है, उसी कानून के खिलाफ जिसके तहत वो बंद किए गए थे इमरजेंसी में। तो आप लालू जी के साथ बैठ गए। और आम आदमी पार्टी, जिसका जन्म ही हुआ कांग्रेस को खत्म करने के लिए, वो दोनों एक दूसरे के गले लिपट गए 24 के चुनाव में। और वो मुझे बोलते हैं कि मैं करियर ग्रोथ देख रहा हूं। देश का युवा करियर ग्रोथ देखेगा, क्यों नहीं देखेगा? अब तो देश आगे बढ़ रहा है, पर आपका करियर ग्रो नहीं कर रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि आप शर्ट निकालकर नंगे हो जाओ एआई समिट में ना। अब प्रॉब्लम ये है कि इनको कोई वोट भी नहीं मिल रहा, जी। सपोर्ट भी नहीं मिल रहा, तो ये लोग शर्ट निकाल निकाल के सब जगह पागलों की तरह प्रदर्शन कर रहे हैं। और एआई समिट में भी उनको लग रहा है कि वो मोदी जी का समिट है, वो तो देश का समिट था, वहां पर भी नग्नता पर आ गए। तो लोगों ने उनको बहुत अच्छे से वहां पे जवाब दिया है। आपने देखा होगा कई सारी ये बिल्कुल। फोटोज वीडियोस सामने है। तो मैं तो उनको नमन करता हूँ। ऐसी हमारी देश की जनता जो है, इनके जो तथाकथित बब्बर शेर है, बब्बर शेर कितने थे और कैसे दुम दबा के भागे वहां से, वो पूरे देश ने देखा। शाहजहाँ जी, जिस खूबसूरती से आपने बताया कांग्रेस के बारे में और अपने करियर के बारे में भी, यहाँ से एक क्वेश्चन उठता है मेरा कि जो मुझे समझ आ रहा है आपकी बातों से कि अगर कांग्रेस में अगर आपको रहना है, अगर आपके पास टैलेंट है, तो आपको चापलूसी ज़रूर आनी चाहिए। तो जो नए युवा हैं जो अभी कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, तो क्या उनको चापलूसी की ट्रेनिंग लेकर जाना चाहिए? कांग्रेस पार्टी में और भाजपा में अंतर यही है। मैं आपको उदाहरण भी बताता हूँ। कई बार हमारे पास एक यक्ष प्रश्न खड़ा हो जाता है। एक तरफ भाजपा के एक नेता को दिखता है कि पार्टी का फायदा इसमें बहुत है, और वो पार्टी का फायदा जो स्टैंड है वो अगर लूंगा तो देश का उसमें फायदा नहीं है। तो हमको तो बोला जाता है कि अगर उसमें आपको पार्टी का फायदा नजर भी आता है, देश का कभी नुकसान नहीं करना है, देश के फायदे वाला स्टैंड ले लो। कई मौकों पर आपको लगता होगा ना कि भाजपा चुप क्यों है किसी विषय पे, भाजपा बोलती क्यों नहीं है। भाजपा के नेता के संस्कार ऐसे है कि अगर देश और भाजपा इन दोनों के हित में कहीं पर भी एक समन्वय ना हो, तो वो देश के हित को ही चुनेगा, भाजपा के हित को पीछे कर देगा। पर वहां पर कांग्रेस में अगर देश और परिवार के हित में टकराव है, तो देश हित को आगे करने की गलती कभी मत करना। शशि थरूर ने की ना ऑपरेशन सिंदूर में, उन्होंने बताया कि हमने पाकिस्तान को ठोक दिया, तो उनको कांग्रेस ने ठोक दिया। एक उनके दूसरे नेता ने भी बोला, अभी तो उनके चाचा है मणिशंकर अय्यर, परिवार के बहुत करीबी है, उनके पिताजी के मित्र थे, तो उन्होंने भी बोला कि राहुल गांधी सबसे बड़े निकम्मे हैं, ऐसे ही, मतलब पैराफ्रेज कर रहा हूँ। फिर मार्गरेट आलवा जी ने भी बोला, और कई सारे कांग्रेस के नेताओं ने एक एक बार बोला ही है कि राहुल गांधी में कोई टैलेंट नहीं है। तो उनको किस प्रकार से दरकिनार किया गया, क्योंकि उन्होंने पार्टी के हित की बात, उन्होंने देश के हित की बात नहीं की। अगर वहां पर देश हित और पार्टी हित को ऊपर रखते हैं और परिवार हित को पीछे करते हैं, तो वहां पे आपका राजनीतिक एनकाउंटर कर दिया जाता है। वो राजनीतिक रूप से आपके ऊपर AK-47 चलाते हैं। तो ये दोनों में अंतर है। तो कांग्रेस में मेन टैलेंट चापलूसी, परिवार की चाटुकारिता। CWC आपने सुना होगा ना कांग्रेस की। इसका मतलब कांग्रेस वर्किंग कमेटी नहीं है, इसका मतलब है चाटुकारिता वाली कमेटी, चमचों वाली कमेटी भी बोल सकते हैं आप। इससे तो ये समझ में आ रहा है कि कांग्रेस में डिक्टेटरशिप चलती है, लेकिन फिर ये क्यों बार बार सुनने में आता है, या लोग ये सवाल क्यों करते हैं कि देश में क्या चल रहा है, देश में मोदी की डिक्टेटरशिप चल रही है? देखिए, मूर्ख होने पर अभी कोई GST नहीं लगा है ना। तो अब मैं बोलूंगा निर्मला सीतारमन जी से कि मूर्खता पर भी GST लाने का काम करें। अब कोई मूर्ख होकर बोलना चाहे तो मैं तो उसको नहीं रोक सकता, और अगर कोई अपने मूर्ख होने का नग्न प्रदर्शन करना चाहे कि मैं हूं मूर्ख, शर्ट उठा उठा के मैं मूर्ख हूं दिखाना चाहे, तो मैं कैसे बोल सकता हूं। उनको पता होना चाहिए कि जब इमरजेंसी होती है ना, इमरजेंसी में ये इमरजेंसी में रह रहे हैं, या ये तानाशाह ने इमरजेंसी लगा दी है, ये नहीं बोला जा सकता। ये कैसी तानाशाही है कि हर रोज 5 से लेकर 11 बजे तक रात को आप टीवी की डिबेट में और पूरा दिन सोशल मीडिया पे ये तानाशाह है, ये तानाशाह है, और वो तानाशाह आपको गिरफ्तार नहीं कर रहा। तानाशाही तो वो होती है जब आप तानाशाह ना भी हो, और तानाशाह हो तब भी आप ना भी बोलो, और केवल उसकी किसी वाजिब चीज पर भी टीका टिप्पणी करो और आपको जेल में डाल दे, जैसे कि इंदिरा जी ने पूरे विपक्ष को जेल में डाला था। वो तानाशाही होती है।
और ये गजब की तानाशाही है कि कर्नाटका में तानाशाह ने चुनाव जीतने दिया, हिमाचल में भी जीतने दिया, 400 पार करने वाले हैं ये बोलकर 250 पे हम आ गए, 240 पे, दो एलाइज का साथ लेना पड़ा, पर हम तानाशाह है। और जिसकी पार्टी में एक शहजाद पूनावाला ने केवल इतना बोला कि भाई चुनाव करा दो, पूरे देश में संविधान का ढिंडोरा पीटते हो, अपने संविधान से चलो, ताजपोशी मत करो, लोकतंत्र लोकतंत्र बोलते हो, लोकतंत्र अपनी पार्टी में स्थापित करो, तो मुझे दूध में से मक्खी को निकालते वैसे फेंक दिया। वो तानाशाह नहीं है जिसके परिवार में और जिसके राजनीति में राजनीतिक डीएनए है इमरजेंसी का। किशोर कुमार के गाने बंद करवा दिए थे एआईआर पे, आपको पता है ये बात? नसबंदी तो एक बात है, तुर्कमान गेट में मुस्लिमों के घर तोड़े वो दूसरी बात है, लाखों लोगों को जेल में डाला तीसरी बात है, संसद को और संवैधानिक संस्थाओं को अपंग बना दिया वो अलग बात है। किशोर कुमार ने क्योंकि इमरजेंसी का विरोध किया तो ऑल इंडिया रेडियो पर उनकी आवाज को घोंट दिया गया। ये कांग्रेस पार्टी दूसरों को पाठ पढ़ाती है इमरजेंसी का। आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने अपना उदाहरण बताया है, आज की तारीख पे तो क्या अनाप शनाप नहीं बोला है। राहुल गांधी ने लाठी डंडे मारेंगे मोदी को, कब्र खुद जाएगी मोदी की, फलाना ढिमकाना, माँ को गाली, 150 से अधिक गालियां, उनके समाज को कन्विक्ट हुए एक केस में, रफाल के ऊपर झूठ, सेना के ऊपर झूठ। राजनाथ जी जब जेल में थे इमरजेंसी में, उनकी माताजी का देहांत हुआ, उनको अपनी मां के अंत्येष्टि के लिए जाने का अवसर नहीं दिया गया, और वहीं जेल में उनको अपना जो भी वो करते हैं उन्होंने किया। और आज ये महाशय हर दूसरे हफ्ते तो विदेश में रहते हैं, विदेश में जाकर भारत की बदनामी करते हैं, इकोनॉमी राइज करती है तो ये बोलते डेड है, सेना गलवान में और पाकिस्तान को सिंदूर में ठोकती है तो ये सिंदूर पे सवाल खड़े करते हैं और बोलते गलवान में सेना की पिटाई हुई, और बोलते हैं कि तानाशाही है। तो मोदी विरोध में देश को गालियां देते हैं और फिर भी इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। मूर्खता से याद आया, ये भी एक टिप्पणी आती है कि जहाँ पे बीजेपी जीती है वहाँ पे ईवीएम का घोटाला है, लेकिन जहाँ पे कांग्रेस जीती है वहाँ ईवीएम ठीक था। वो ऐसा है कि इनकी बातों पर कोर्ट ने भी इस एक लास्ट टिप्पणी जो की थी ईवीएम को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने, उन्होंने यही कहा था कि जीते तो हम, वरना ईवीएम में प्रॉब्लम, ये आपका सूत्र नहीं हो सकता। कर्नाटका में कैसे जीते, तेलंगाना में कैसे जीते, ये पहले जो गुड टेरर और बैड टेरर होता था, अब गुड ईवीएम और बैड ईवीएम है। तो कर्नाटका में ईवीएम बहुत गुड होती है, केरल में अभी लोकल वहाँ के चुनाव जीते हैं बिना वीवीपैट के ईवीएम में, वहाँ पे गुड ईवीएम होती है, वहाँ पे इलेक्शन कमीशन शानदार काम कर रहा है। बंगाल में ईवीएम और ईसी जो है शानदार काम कर रहा है, वो आम आदमी पार्टी के लिए पंजाब में शानदार काम कर रहा है। और फिर आप देख लीजिए कि कर्नाटका में शानदार काम हो रहा है, हिमाचल में शानदार काम हो रहा है। हाँ, महाराष्ट्र में गड़बड़ हो गई, हरियाणा में गड़बड़ हो गई, बिहार में गड़बड़ हो गई, और प्रमाण के रूप में कुछ नहीं बता पाते। अच्छा, ईवीएम अगर खराब है तो ईवीएम तो लाने का काम राजीव जी ने किया था, लाए क्यों? 2004, 2019, 14 के चुनाव, 2009 के चुनाव भी ईवीएम से हुए जिसमें इनको भरपूर सीटें मिली, तब कैसे ठीक था? और 2014 में तो ये सरकार में थे ना, हमें 282 मिली 14 में, तो ये सरकार में थे, ईसी इनके द्वारा अपॉइंटेड था, ईवीएम से चुनाव हुए, हमको 282 मिला, ये 45 पे है। उसके बाद 19 में ये 55 पे है, और 24 में 99 हुए हैं और हम 240 हुए हैं, फिर भी ईवीएम खराब है। तो उस दिन सुप्रिया श्रीनेत जब आए थे 24 के नतीजे, तो ऐसा डांस करके सेलिब्रेट क्यों कर रही थी? तब तो आपको मातम में रहना चाहिए था ना कि हाय हमारे तो सीटें बहुत कम आ गई। उस दिन सेलिब्रेट कर रहे थे और बोल रहे थे मोदी को रोक लिया, मोदी को बैसाखी के के सहारे कर दिया, बोला था कि नहीं बोला था? तो तब उनको याद नहीं आया कि बाद में जाके इन्होंने थ्योरी गढ़ी। लेकिन अब ईवीएम के बारे में इनके पास एक नया मुद्दा आ गया है माइनॉरिटीज़ को लेकर, क्योंकि ईवीएम पुराना हो रहा है और मुझे मालूम भी है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना वर्डिक्ट दे दिया है। शहजाद जी, ईवीएम की अगर हम बात करें तो सुप्रीम कोर्ट ने तो ऑलरेडी कांग्रेस को फटकार लगा दी है, लेकिन अब ये नया मुद्दा लेकर आ गए हैं माइनॉरिटीज़ को लेकर, जहाँ पर भारत में मुस्लिम 20% है, वहाँ पर अब इनका ये कहना है कि मुस्लिम इज़ माइनॉरिटी, और ये भी क्वेश्चन उठता है कि मुस्लिम माइनॉरिटीज़
कहाँ से हो जाते और उनके हक की अभी बातें होने लगी। ये भी क्वेश्चन है कि अब इसके बाद इनका और कौन से मुद्दे आएंगे, क्योंकि मुद्दे बचे नहीं हैं कांग्रेस के पास अभी। सबसे पहले तो मुस्लिम इस देश में माइनॉरिटी नहीं है, मुस्लिम इस देश में सेकंड बिगेस्ट मेजॉरिटी है। ये मुस्लिम समाज को आइडेंटिटी और विक्टिमहुड पॉलिटिक्स के पिंजरे में कैद करके रखकर उनके कभी विकास की, उनके कभी और विषयों की, सामाजिक सुधार के विषयों की कभी चर्चा न करते हुए केवल उनको बीजेपी आरएसएस और बीजेपी आरएसएस से ज़्यादा हिंदुओं का डर दिखाकर उनको इस पिंजरे में कैद करके उनको एक कैप्टिव वोट बैंक बनाने की साजिश कई वर्षों से कांग्रेस करती आ रही है। नेहरू जी ने हिंदू लॉ को तो रिफॉर्म करवा दिया, पर वो रिफॉर्म पर्सनल मुस्लिम लॉ में नहीं करवाया, और आज भी कांग्रेस पार्टी यूसीसी का विरोध करती है। शाहबानू का या शायरा बानू का निर्णय आता है 3 तलाक पे तो उसका विरोध करती है। मुसलमानों को सबसे बड़े दंगे अगर किसी ने दिए तो वो कांग्रेस के ज़माने में हाशिमपुरा, भागलपुर, मीरठ, मलियाना, नेली, अहमदाबाद, जलगांव और मुंबई जैसे दंगे, जिसमें हजारों की तादाद में मुसलमान काटे गए। और आज पिछले 11 वर्षों में आप देख सकते हैं कि कहीं पर भी इस प्रकार का बड़ा स्केल का राइट नहीं हुआ है। पर जो लोग राइट्स के बाद, जेनोसाइड के बाद बड़ा पेड़ गिरता है धरती हिलती है कहने वाले लोग हैं, वो आज माइनॉरिटी पर हमको ज्ञान पढ़ा रहे हैं। मैं तो उनको सिर्फ इतना पूछना चाहता हूं कि गुजरात और बंगाल की तुलना कीजिए। गुजरात में पिछले 30 सालों से अधिक बीजेपी की सरकार, और बंगाल में अभी तक बीजेपी की सरकार नहीं आई। कांग्रेस, फिर लेफ्ट, फिर टीएमसी। 26 में बंगाल में आएगी बीजेपी की सरकार, ये बात अलग है। पर गुजरात और बंगाल के मुसलमानों की तुलना कीजिए फाइनेंशियल इंडेक्स पे, हेल्थ इंडेक्स पे, पर कैपिटा के इनकम के इंडेक्स पे और पार्टिसिपेशन इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स के इंडेक्स पे। चारों पैरामीटर्स पे गुजरात का मुसलमान बंगाल के मुसलमान से संपन्न है। कैसे? यहाँ पे तो बीजेपी की सरकार जो माइनॉरिटी मुस्लिम विरोधी, और वहां पे तो सेकुलरिज्म के सबसे बड़े सुरमाओं की सरकार। तो वहां पे कैसे? वहां पे गरीबी में पड़ा हुआ है मुसलमान, झोपड़पट्टी में रहने को मजबूर, घेटों में रहने को मजबूर, दंगों का शिकार, क्योंकि वहां पर केवल यूसीसी मत आने दो, वक्फ मत आने दो, सीए मत आने दो, इस प्रकार की आइडेंटिटी पॉलिटिक्स करने का काम उन्होंने किया है। और दूसरी ओर मोदी जी ने पिछले 11-12 वर्षों में आप देखिए 80 करोड़ लोगों को राशन मिला, अकबर को भी मिला, अमर को भी मिला। 12 करोड़ लोगों के घर में टॉयलेट बना, शिल्पा के भी घर पे बना, सुल्ताना के भी घर पे बना। 11-12 करोड़ लोगों के घर में नल लगे, तो हिंदू के घर में भी लगे, मुस्लिम के घर में लगे। 50 करोड़ आयुष्मान अकाउंट हो, 50 करोड़ बैंक अकाउंट हो, या मुद्रा की लोन हो। एक मुझे उदाहरण बता दो कि भाई नाम मोहम्मद था, खान था, तो नहीं मिला और कपूर को मिला सिर्फ एक। ऐसे तो आप देखेंगे क्यूमुलेटिवली 300-400 करोड़ ऐसे उदाहरण होंगे ना। 80 करोड़ का राशन, 50 करोड़ अकाउंट, तो ऐसे कलेक्टिवली 500 करोड़ एग्जांपल्स होंगे आपके पास। एक दिखा दो ना मुझे सिर्फ कि भाई मोहम्मद को नहीं मिला और मोहित को मिला, नहीं दिखा पाते जी। तो जब वो रास्ता नहीं है बोलने का, तो बस इमोशनल मुद्दे पर खेलो और बोलो वंदे मातरम इसलिए लागू कर रहे हैं ताकि मुसलमानों को टारगेट किया जा सके, उसी चीज से जिससे हमने शुरुआत की। और फिर उनको बीजेपी विरोध के रास्ते से ले जाते हिंदू विरोध, और हिंदू विरोध से ले जाते देश विरोध तक ले आओ। ये कांग्रेस की स्ट्रेटेजी रही है। असलियत में कांग्रेस से बड़ी मुस्लिम विरोधी पार्टी नहीं है। कांग्रेस मुसलमानों के लिए कैंसर है। धीरे धीरे आपके शरीर को पूरी तरह से खत्म करने वाला कैंसर। और अभी भी टाइम है, इस कैंसर को काट के फेंक देना चाहिए मुसलमानों को। ये कैंसर वरना आपको पूरी तरह से तबाह कर देगा। ये आपको बताते औरंगजेब आपके आदर्श है, बाबर आपके आदर्श है। कभी एपीजे अब्दुल कलाम की बात नहीं करते, हमने राष्ट्रपति बनाया। हमने उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भारत रत्न दिया, वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान की बात नहीं करते। हमने वीर हामिद के नाम पे आइलैंड का नाम रखा, उनकी बात नहीं करते। ये टीपू सुल्तान की बात करते हैं। तो मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा कैंसर कांग्रेस है। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती कि हम
या ये जो ऑपोजिशन में हैं वो ये बात क्यों कहते हैं कि भारत में मुसलमानों का भविष्य क्यों होगा, भारत में भारतीयों का भविष्य क्या होगा, ये बात क्यों नहीं की जाती। और दूसरी चीज, जो मुसलमानों के हितों की बात हो रही है, आप मुसलमान हैं, आप कांग्रेस में थे, आप जब अपनी पार्टी के मुसलमान के साथ जस्टिस नहीं कर पाए, आप बाहर वालों के साथ कैसे जस्टिस करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो भारतीयों को भारतीयों के रूप में न देखना और उनके टुकड़े टुकड़े करके उनको बांट बांट कर देखना, ये कांग्रेस को अंग्रेजों ने विरासत में दी। कांग्रेस वैसे राजनीतिक दल के रूप में अंग्रेजों ने ही शुरू की। कांग्रेस के शुरुआती 50 सालों में 4 से 5 या उससे अधिक अंग्रेजी हुकूमत के अंग्रेजी सरकार के सेक्रेटरी बकायदा राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, विलियम वेडनबर्न, बर्न्स, इनकी तरह बहुत सारे अंग्रेज जो थे वो ही इनके अध्यक्ष बने। और उनकी भी फिलॉसफी उस समय क्या थी? डिवाइड एंड रूल। नेहरू जी ने भी डिवाइड किया रूल करने के लिए जिन्ना के साथ मिलकर। नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, सोनिया जी और राहुल जी आज भी भारत के लोगों को डिवाइड करते हैं। मैं आपको उसका उदाहरण देता हूँ। कोई भी टीवी चैनल में आप एनालिसिस भी देखें या इनकी भी एनालिसिस देखोगे तो ये हिंदू समाज को तो बोलते हैं कि ब्राह्मण, क्षत्रिय, अनुसूचित जाति, जनजाति, आदिवासी, उसमें भी 10 प्रकार के डिवीजन या लैंग्वेज के आधार पर डिवीजन। कभी मुसलमानों में पसमानदा की बात करते हैं? मुसलमान कोई एक स्ट्रैटिफाइड तो नहीं है। हालांकि क्लेम तो बहुत कुछ करते हैं कि हम एक उम्मा है। अब उम्मा कितने हैं वो तो दिख ही रहा है। ईरान ने जो जवाबी हमला किया तो किस किस पर किया आप देख लो, सब यूएई से लेकर बाकी मुस्लिम देश ही है। एनीवे, मुसलमानों में भी 90% तो पसमानदा है, मेरे समाज के लोग। 10% अशराफ है। इन्होंने तो हमेशा अशराफ को आगे बढ़ाया और कभी भी मुसलमानों में पसमानदाओं की बात क्यों नहीं की इन्होंने? अगर आपकी चिंता पिछड़े या जो लोग पिछड़ गए हैं, वंचित शोषित है, तो फिर तो वंचित शोषित मुस्लिम में भी है ना। उनको क्यों नहीं एड्रेस करते ये लोग? पीडीए वाले, पारिवारिक डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये इनको पसमानदा नजर नहीं आ रहा? क्यों? इसका मतलब कि ये हिंदू समाज की एकता को बांटना चाहते हैं, ये हिंदू समाज को कमजोर करना चाहते हैं। और इनका फॉर्मूला भी अगर आप देखोगे, एम वाई फैक्टर। तो एक वाई को पकड़ो, हिंदू समाज से बड़ी जाति को जो संख्या में बड़ी हो, उसमें पूरा मुस्लिम एक करके उसमें जोड़ दो, एम वाई फैक्टर से चुनाव जीतो। यही चीज कॉम्बिनेशन आरजेडी बिहार में करती है, ये लोग उत्तर प्रदेश में करते हैं। कर्नाटका में इन्होंने अहिंदा, मतलब कि अल्पसंख्यक और बाकी सारी जो जातियां, उनको एक करो और समाज से अलग बंटवारा कर दो। ये चीज गुजरात में लंबे समय तक इन्होंने खाम करके KHAM, ऐसे 4 जातियों को अलग करना, मुस्लिम को जोड़ के 3 जातियों को अलग करके उसको इसका एक कॉम्बिनेशन। तो ये कॉम्बिनेशन की राजनीति में हिंदू समाज को बांटो, मुस्लिम समाज को एक करो और उससे कॉम्बिनेशन बना के वोट लो। और इसमें मानसिक बंटवारा भी करो हिंदू समाज का। हिंदुओं को अपने ही मजहब के प्रति हीनता के भाव से ग्रसित करो, उनको कॉलोनियल माइंडसेट में रखो, गुलामी की निशानी के तहत ही रखो और इस प्रकार से हीन भाव पैदा करके उनका बंटवारा करो, भाई को भाई से लड़ाओ और मुस्लिम समाज को एक करो वोट बैंक के नाम पर और इस प्रकार की राजनीति करो। इसलिए वो मुस्लिम को भी इसी प्रकार से एड्रेस करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो भारतीय ना फील करे। वो चाहते हैं कि मुस्लिम मुस्लिम रहे और जाति के आधार पर लोग बटे रहे। जहां तक कांग्रेस के अंदर के मुसलमानों की बात है, जैसे मैंने आपको बताया, कांग्रेस को मुसलमान नहीं, कांग्रेस को सलमान चाहिए। खुर्शीद, कांग्रेस बोलती मुसलमान, देती सलमान। उनको चाहिए ऐसा मुसलमान, सलमान, जो सोनिया गांधी और राहुल गांधी के पीछे चलता रहे, उनके जूते चप्पल उठाए, उनकी पैरवी करे और समाज के जो असली मुद्दे हैं, गरीबी, घेटो, वक्फ रिफॉर्म, महिलाओं के अधिकार, उस पर कभी कुछ ना बोले, जिसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। वो केवल इतना बोलते हैं कि आईसीएस हिंदुत्व है, और हिंदुत्व को गाली देना, हिंदू समाज को गाली देना, हिंदुओं का डर दिखाना,
ये उनको चाहिए, इसलिए वो केवल उन्हीं लोगों की चिंता करते हैं जो उनके परिवार के करीबी है, उनको मुसलमानों से कोई चिंता नहीं है। पूनमवाला जी, आपने जो भी एग्जाम्पल दिए, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि हमारे देशवासियों को, भारतीयों को बीजेपी से ज़्यादा खतरा है। मैं उदाहरण दूंगा इसका, क्योंकि आज भी जब संसद में बात उठती है तो अपोजिशन के दोबारा CAA, वक्फ बोर्ड, ट्रिपल तलाक, यही मुद्दे रह गए हैं। क्योंकि हमारा जो बीजेपी की पार्टी है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होती जा रही है। 3 टर्म से आप लोग आ चुके हैं, स्ट्रांग अपोजिशन है नहीं हमारे पास। तो जब अपोजिशन ही नहीं है तो कुछ भी मुद्दे उठाते हैं जो कि निराधार हैं। तो हमें तो ये लगता है कि अगर ये पार्टी और ज़्यादा स्ट्रांग होती रही, क्योंकि देखिए कोई भी देश तभी बड़ा होता है जब एक स्ट्रांग अपोजिशन और एक लीडर ऑफ अपोजिशन स्ट्रांग होता है। और अगर इस तरह से पार्टी, अगर अपोजिशन नहीं रहेगा देश में, तो डेफिनेटली ये बीजेपी खतरा हो जाएगी देश के लिए भी। देखिए, किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत ज़रूरी होती है, पर किसी भी लोकतंत्र में विपक्ष को मजबूत करने की भूमिका सत्ता पक्ष की नहीं हो सकती। अगर सत्ता पक्ष का ही काम बन जाए कि विपक्ष की भूमिका को और विपक्ष को मजबूत करे, तब तो ये सत्ता पक्ष अपना दायित्व से भाग रहा है और विपक्ष भी अपने दायित्व से भाग रहा है। राहुल गांधी के पॉलिटिकल करियर को एडवांस करना ये मोदी जी का जॉब नहीं है। मोदी जी का जॉब है देश को ठीक से चलाना। अमित शाह जी का जॉब है देश की गृह मंत्रालय को ठीक से चलाना। अमित शाह जी जॉब एंड एप्टीट्यूड एंड करियर काउंसलर राहुल गांधी के नहीं बन सकते। राहुल गांधी का करियर काउंसलिंग उसकी माता जी को करना है, और उनकी माता जी को अगर लगता है, जैसे मणिशंकर अय्यर जी को लगता है कि वो निकम्मे हैं, तो उनके पास ऑप्शन भी है अपने परिवार में भी और पार्टी में भी, किसी और को नियुक्त करें। अब विपक्ष के ही लोग बोल रहे हैं कि राहुल हटाओ, ममता बनर्जी को लाओ, राहुल हटाओ, DMK को लाओ, इंडिया अलायंस बचाओ। तो उनको अपनी कमान अपने हाथ में लेनी चाहिए। उनको कांग्रेस उनके ऊपर दबाव करती है। कांग्रेस जो है ना, विक्रम बेताल में जो बेताल चढ़ जाता है ना विक्रम की कंधे पे, जी हाँ। राजनीतिक विक्रम बेताल चल रहा है। ये अलायंस पार्टनर कांग्रेस के विक्रम है और कांग्रेस इनकी बेताल है, और बेताल और बेलगाम है। और वो कांग्रेस जो है विक्रम को गलत दिशा में ले जा रही है। पर कांग्रेस जो विपक्ष को डुबा रही है, कांग्रेस जो विपक्ष का खात्मा कर रही है, कांग्रेस जो पैरासाइट की तरह विपक्ष की बॉडी पर जो होस्ट बन चुका है इस पैरासाइट का, उसका इलाज तो आपको करना पड़ेगा ना। मैं कैसे कर सकता हूँ उसका इलाज? तो मैं तो आग्रह करूंगा, विनम्र आग्रह करूंगा कि विपक्ष की साख और भूमिका बनी रहे। इसके लिए अखिलेश यादव जी, ममता बनर्जी जी, स्टालिन जी, पिनराई विजयन जी, ये अपने ऊपर चढ़े हुए पॉलिटिकल पैरासाइट कांग्रेस को देखें और जल्द से जल्द अपने बॉडी होस्ट इंडिया अलायंस की बॉडी को इस पैरासाइट से दूर करें। और इसमें मेरी क्या भूमिका हो सकती है? मेरी भूमिका तो देश चलाने की, जनता ने मुझे देश चलाने के लिए बोला है, तो मैं देश में सेवा करूंगा, विपक्ष की सेवा थोड़ी मैं करूंगा। हाँ, पर विपक्ष अगर सही मुद्दे नहीं चुनना चाहे, विपक्ष अगर सही चीजों को नहीं पकड़ना चाहे, तो फिर जनता बहुत समझदार है। जैसे लोकतंत्र में वो किसी को प्रधानमंत्री भी बनाती है, धीरे धीरे करके वो एक नए विपक्ष को भी खड़ा करेगी। इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। ये लोकतंत्र, वो लोग विपक्ष की आवाज दबाना तो तब होता है जब आप पूरे विपक्ष को जेल में डाल दो इमरजेंसी में। या नेहरू जी जैसे बड़े डेमोक्रेट, दुनिया के सबसे बड़े डेमोक्रेट, ये कहते हैं ना ये लोग, उनके जमाने में राइट अप टू 1967-70 LOP का कोई स्टैट्यूटरी पोस्ट नहीं था। आपको पता है? कोई स्टैट्यूटरी पोस्ट नहीं था। हमारे नेता तो चुनाव हारते थे तब भी देश को गाली नहीं देते थे। हमारे नेता चुनाव हारने के बाद भी, अपमानित होने के बाद भी, जिल्लत सहने के बाद भी, जब बोलते थे कि देश के लिए केस लड़ना यूनाइटेड नेशन में, तो अटल बिहारी वाजपेयी जी जाते थे। और यहाँ के नेता राहुल गांधी, जब ऑपरेशन सिंदूर में हमने इस प्रकार से पाकिस्तान की ठुकाई की कि भीख मांगता रहा, गिड़गिड़ाता रहा पाकिस्तान, उसके बेसिस तबाह कर दिए। पहली बार कोई देश, ये तो अभी ईरान पे जो किया अमेरिका ने, ईरान न्यूक्लियर देश नहीं है, हमने न्यूक्लियर देश में घुसकर सीमा पर नहीं, सीने में जाकर छेद कर दिया। वो कौन सा बेस था? नूर खान बेस, रहीम यार खान बेस, 10 बेस,
और इनके आतंकी कैंप, कब्रें बिछी हुई थी आतंकियों की, रो रहे थे, बिलग रहे थे। और खुद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर ने माना कि अल्लाह क्या खौफ बरसाया भारत ने। उसके बाद भी ये बेशरम लोग ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़े करते हैं और फिर बोलते हैं कि देश की जनता वोट नहीं करती। हमारे वाजपेयी जी ने या मोदी जी ने कभी देश की सेना पर सवाल उठाया? 26/11 के बाद इन्होंने क्या किया? पाकिस्तान को मोस्ट फेवर्ड नेशन स्टेटस दिया, फली मेजर के कहने के बाद कि हमला करना चाहिए। दबाव में आ गए और हम सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर करते हैं, आईडब्ल्यूटी बंद करते हैं। तो ये सेना पे सवाल खड़े करते हैं, फिर बोलते हैं वोट नहीं मिलता। कैसे मिलेगा वोट? आप हिंदू को गाली देंगे, आप सेना को गाली देंगे, आप देश को गाली देंगे और आप चाहते हैं कि देश का वोट मिले। आप क्योंकि हम ऑपोजिशन की बात कर रहे हैं और नहीं, ऑपोजिशन बने ना, पाकिस्तान का नेता ना बने ना। वो पाकिस्तान का नेता बन के देश का ऑपोजिशन बनना चाह रहे हैं। लेकिन ऑपोजिशन वाले भले ये कहते हो कि मोदी जी की तो किस्मत अच्छी है, वरना चाय वाला प्रधानमंत्री कैसे बनता। मेरे हिसाब से मोदी जी की किस्मत बहुत ख़राब है, वरना ऑपोजिशन ऐसी नहीं होती। बट खैर, उसको अगर साइड में कर दें, मुझे आपसे एक ये इनके अंदर जो अहंकार का भाव है ना, कि किस्मत की वजह से ही चाय वाला बन सकता है कुछ, यह मोदी जी का अपमान नहीं है। ये मोदी जी की स्वर्गीय माता जी के कठिन परिश्रम का भी अपमान नहीं है। उनको तो माँ बहन की गालियां दी है उन्होंने। ये देश में जो हमारे लोकतांत्रिक स्वभाव में, हमारे लोगों के बीच में जो एक भावना है कि हम परिवार को नहीं, परफॉर्मेंस को रिवॉर्ड करेंगे, जो 3 चुनाव से दिखा रहे हैं, वो उसके प्रति असम्मान का भाव है। कि जनता एक व्यक्ति को मेरिट के आधार पर जब चुनती है प्रधानमंत्री के रूप में, तो उसको बोला जाता है कि तू चाय बेचने वाला है, तेरा तो ठीक है, नसीब ठीक था, तेरे को प्रधानमंत्री बना दिया। ये जो उनके अंदर अहंकारी वाली मानसिकता है ना, ये अहंकार के मानसिकता का ही उनको एक प्रकार से परिणाम बार बार देखने मिल रहा है। मुझे आपसे एक जवाब चाहिए, और मुझे ये जवाब बिना किसी मैनिपुलेशन, एज अ स्पोक्स पर्सन ऑफ बीजेपी नहीं चाहिए। शहजाद पूनावाला क्या बोलेंगे वो जवाब चाहिए। आपके हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन कैसी होनी चाहिए? क्योंकि अभी कोई और ऑपोजिशन में है, आज से शायद 10-12 साल बाद बीजेपी भी आएगी ऑपोजिशन में। स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन क्या है आपके हिसाब से? एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन वो होता है जो देश की सरकार को हर वक्त सही मुद्दे पर कठोरता से आईना दिखाए, परंतु हर उस समय पर जब देश एकजुट होता है, उस समय पर सबसे ज्यादा आगे आकर देश के लिए एकजुट हो। अभी इजराइल ने ईरान पे जो हमला किया, उनके प्रधानमंत्री हैं नेतन्याहू। उनके नेता प्रतिपक्ष का इंटरव्यू राजदीप सरदेसाई ने किया। उसको लगा कि उनका नेता प्रतिपक्ष भी हमारे वाले की तरह है। उनको बोलने लगे, वो करते ना बहुत ज्यादा करने लगे, ओहो मिस्टर नेतन्याहू हैज डन दिस, मिस्टर नेतन्याहू हैज डन दिस, ईरान पे अटैक कर दिया नेतन्याहू। तो उसने बोला, मेरे नेतन्याहू जी से 10 मतभेद है, किस प्रकार से उन्होंने ये पॉलिसी, वो पॉलिसी, ऐसी पॉलिसी, वैसी पॉलिसी चलाई, मेरे 10 मतभेद है, पर ईरान में मैं और मेरी पूरी पार्टी उनके साथ, इजराइल के साथ, फोर्सेस के साथ और प्रधानमंत्री और सरकार के साथ अड़िग खड़े। राजदीप का मुंह देखने लायक बन गया। तो बनता ही है, वैसे भी अब उनके परिवार में टीएमसी के सदस्य भी आ चुकी हैं, तो वैसे भी उनके हाव भाव थोड़े अलग ही हैं। पर ये होता है एक विपक्ष सरकार का विरोध करता है, देश का नहीं। जैसे वाजपेयी जी उदाहरण है, आपको चलो इजराइल का नहीं उदाहरण लेना है तो वाजपेयी जी या मोदी जी का उदाहरण लो। एक बार मनमोहन सिंह जी को देहाती औरत बोला था नवाज शरीफ ने, किसी कांग्रेसी ने इसका विरोध नहीं किया। सोनिया गांधी जी का आया होगा कि करना नहीं है, रहने दो, लेट हिम लुक वीक, लेट हिम लुक लाइक ही इज माय रिमोट कंट्रोल, ऐसा बोला होगा। मोदी जी ने सार्वजनिक मंच से बोला कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, मेरे उनसे लाख झगड़े हो भ्रष्टाचार के लिए, पॉलिसी पैरालिसिस के लिए, पर आप होते कौन हो कि मेरे देश के प्रधानमंत्री को आप ये बोलो। पर उस समय पर राहुल जी ने ऑर्डिनेंस फाड़ा था मनमोहन सिंह का। भाई, जो खुद के प्रधानमंत्री का ऑर्डिनेंस फाड़ेंगे, वो दूसरों के प्रधानमंत्री क्या कदर करेंगे? सर, आपके बीजेपी के ऊपर भी बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। अभी जैसे करंट मुद्दा यूजीसी का आया है और अभी लाइव है ये मुद्दा कि सरकार यूजीसी में भी अपनी इन्वॉल्वमेंट दिखा रही है। जहाँ पे देश का विकास होना चाहिए, वहाँ पर देश के नागरिक कहीं ना कहीं आपस में बंटने की तैयारी हो रही है। और जो अभी चीज़ें चल रही हैं,
ऐसा तो देश में सर दंगे हो जाएंगे, वो भी नागरिकों के बीच में। देखिए, इस पूरे विषय पर क्योंकि अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बैन लगा दिया है अभी तो। इस पर एक स्टे लगा दिया Yes, है जी। और जो इससे पहले की व्यवस्था थी वो अब इसमें लागू है। तो जब तक सुप्रीम कोर्ट इस पे आखिरी में क्या करता है मुझे तो अंदाज़ा नहीं है। तो मुझे लगता है कि ऐसे विषयों पर टिप्पणी करके और कमेंट्री करना, खास करके एक सब जुडिस मैटर पे, ये ठीक नहीं हुआ। मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट ने अपने विवेक से जो कदम उठाया है, सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, अब सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में है सब। लेकिन अगर हम सिर्फ अपने ओपिनियन की बात करें, योगी मेरा जी ओपिनियन हमेशा सुप्रीम कोर्ट और संविधान के सिंक में ही रहता है। अभी क्योंकि सुप्रीम कोर्ट खुद इस पे अपना विवेक लगा रहा है, तो एक सरकार के और एक रूलिंग पार्टी के प्रतिनिधि के रूप में मैं अपना व्यक्तिगत ओपिनियन दूं, ये उनके साथ अन्याय होगा और मैं वो वाला काम नहीं करना चाहता। तो मुझे लगता है इस विषय पे मेरी बहुत क्लियर कट फिलॉसफी है कि मैं अपने पर्सनल ओपिनियन को कभी भी, सरकार के ओपिनियन को कभी भी, संवैधानिक ओपिनियन को कभी भी अंडरमाइन करके हुए नहीं दे सकता। तो अब इस पे सुप्रीम कोर्ट क्योंकि विवेक अपना लगा कर रहा है बातचीत, तो जो सुप्रीम कोर्ट देख रहा है उसको देखने दीजिए, मैं उसमें कहाँ। एक तरफ तो योगी जी कहते हैं कि बटोगे तो कटोगे, दूसरी तरफ आप यूजीसी लाकर छात्र लेवल पे, स्टूडेंट लेवल पे ही लोगों को बांट रहे हैं। तो ये हिपोक्रेसी नहीं है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि बटो मत, तो दूसरी तरफ आप खुद बांट रहे हैं। हम उसी के साथ है कि बटना भी नहीं है, कटना भी नहीं है, एक है तो सेफ रहेंगे। और ये बात तो मैं बार बार कह ही रहा हूँ और मैंने तो अनेकों मंच से कहा है कि हमें अपने आप को भारतीयों के रूप में देखना चाहिए और जो संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं उन संवैधानिक व्यवस्थाओं में जो कमजोर वर्ग है उनके भी सशक्तिकरण की बात है और भारतीय को बिना बांटे उस कमजोर वर्ग को सशक्त करने की भी बात है। और जो कमजोर वर्ग अलग अलग समाज में अलग अलग वर्गों में हैं उनको भी ईडब्ल्यूएस के माध्यम से पहली बार अगर अधिकार मिला है तो हमारी सरकार में मिला है। तो कमजोर वर्ग जो है जहां पर भी हो उसको सशक्त करना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम कर भी रहे हैं। और भारतीयों को एक रखना, उनका बंटवारा ना हो ये देखना, ये भी हमारी जिम्मेदारी है। मुझे लगता है दोनों चीज साथ में हो सकती है। शहजाद जी, एज ए बीजेपी स्पोक्स पर्सन ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर भी होते होंगे जो मीडिया में उठते हैं। एंड जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि माँ सरस्वती की कृपा है आपके ऊपर। जैसे सेल्स में एक बात होती है जब भी कॉर्पोरेट में कि सेल्स पर्सन को ये पता होता है 2+2 5 कहाँ पे करना है। एंड कहीं ना कहीं मैंने देखा है कि आप कर भी लेते हैं, मतलब ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है। कोई ऐसे भी क्वेश्चन होते हैं जिनका आंसर देने में आप हिचकिचाते भी हैं, लेकिन हिचकिचाने के बावजूद आपको ये भी मालूम है कि 2+2 5 करना भी होगा और करते भी हैं आप। में भी वो तो आपको मालूम होगा और कहीं ना कहीं गिल्ट में भी होते होंगे बाद में। ऐसा है, ये परिस्थिति इसलिए यहाँ पे निर्माण नहीं होती क्योंकि हम एक प्रकार से बहुत लकी है। आपने हमको सेल्स पर्सन बताया है तो फिर उसी भाषा में बात करते हुए हमारे पास प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। और जब प्रोडक्ट इतना शानदार हो, डिफेक्ट फ्री हो, दुनिया भर में उसकी डिमांड हो, भारत में भी डिमांड लगातार बढ़ती हो, परफॉर्मिंग प्रोडक्ट हो, तो उसको सेल करने के लिए कुछ ज़्यादा तिगड़मबाजी करनी नहीं पड़ती, बस बताना है ये हमारा प्रोडक्ट है। तो अगर उस दृष्टि से देखा जाए तो हमारे पास बहुत लकी हम लोग हैं कि हमारे पास इतना बढ़िया एक प्रोडक्ट है, या एक हमारे पास विचारधारा, संगठन और नेता, ये तीनों का मैं कह सकता हूँ त्रिशंकु या मिश्रण है, ये हमारे पास है। अब कुछ लोगों के पास प्रोडक्ट ही डिफेक्टेड है, प्रोडक्ट डिफेक्ट है तो उसकी चाहे जितनी रैपिंग कर लो। एक मैगजीन है 2004 से वो रैपिंग कर रहा है अलग अलग प्रकार की उस प्रोडक्ट पे, अभी ये प्रोडक्ट लॉन्च होगा, अभी ये प्रोडक्ट हिट होगा। हर साल के उसके अंक में वो कहते हैं इंडिया टुडे विल फाइंड दिस प्रोडक्ट वेरी गुड। हर साल के उसके अंक में उनका हेडलाइन होता है इंडिया टुडे विल फाइंड दिस प्रोडक्ट वेरी गुड। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, पर वो प्रोडक्ट वो डिलीवर ही नहीं कर पाता। सर कभी तो चांद पे आलू उग ही जाएंगे, ऐसा नहीं है। नहीं, चांद पे आलू तो उग सकता है, पर आलू से सोना निकलेगा कि नहीं पता मुझे। उम्मीद तो कर सकते हैं। तो नहीं, उम्मीद पे दुनिया कायम है। मैं तो आज भी कहता हूँ कि वो प्रधानमंत्री तो बन सकते हैं, जी यही इस उम्मीद देश है। के नहीं बन सकते।
जिस और उनको पाकिस्तान में बनाना चाहें, उनके पास तो 55-60 देश भी हैं अपने। तो जहाँ उनको बनाने के लिए लोग उनको लगता है कि ललायत उत्साहित है। है, हाँ, ललायत है, बिल्कुल उनको बना सकते हैं, ऐसी कोई समस्या की बात नहीं। पर प्रोडक्ट जब डिफेक्टिव हो तो उसको बार-बार रिलॉन्च करने पर भी वो प्रोडक्ट बिकता नहीं। सेल्स को वहाँ पर फिर 2+2 5 करना पड़ता है। जहाँ पर प्रोडक्ट ही शानदार है, वहाँ पे 2+2 5 नहीं करना। उल्टा हम आपको बताना चाह रहे हैं, पहले भी मैंने आपको बताया, हमारे यहाँ पे तो ये है कि भाई अगर एक चीज़ बोलकर प्रोडक्ट और भी बेची जा सकती है, पर वो कंज्यूमर के हक की बात नहीं है, तो कंज्यूमर राइट को पहला देखो, नेशनल इंटरेस्ट पहला रखो, पार्टी इंटरेस्ट मत रखो। इसीलिए ये जो आप कहने की कोशिश कर रहे हैं, इनको अपना प्रोडक्ट बदलना होगा। हमारे प्रोडक्ट में 2+2 5 करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। लेकिन सर आजकल अगर हम टीवी डिबेट्स की बात करें तो टीवी डिबेट्स एक्शन मूवीज ज़्यादा लगती हैं। तो आपको लगता है कि ये जो पर्सनल अटैक्स होते हैं, चीखम चिल्लाना होता है, ये टीआरपी के लिए होता है या एक्चुअली में टीवी डिबेट्स इतनी अब इसमें सही मायनों में तो आपको फिर डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर से पूछना चाहिए, मतलब सर एंकर को बुला के पूछिए। मैं तो हीरो से पूछ रही हूँ, नहीं, परफॉर्मिंग नहीं। हीरो से। हमारा काम है अपने पार्टी के पक्ष को ईमानदारी से, सम्मानित तरीके से, बिना अपना आपा खोए, पार्टी और सरकार की छवि को बरकरार रखते हुए अपनी बात रखना। अब कहीं पर बाउंसी विकेट होती है तो वहाँ पे हेलमेट लगा के खेलते हैं, कहीं पर फ्लैट ट्रैक होता है तो फ्रंट फुट पे खेलते हैं, कहीं पर डिफेंस खेलते हैं, कहीं पर फ्रंट फुट पे खेलते हैं। ये हाँ, पर ये बात उनसे पूछिए कि वो कैसी पिच क्यूरेट करते हैं। ये पिच क्यूरेटर और जो मैच ऑर्गेनाइज करने वाले लोग हैं ना, उनसे पूछिए कि आप T20 ऑर्गेनाइज कराना चाहते हैं, टेस्ट मैच ऑर्गेनाइज। हम तो दोनों खिलाड़ी हैं, हम टेस्ट भी खेलते हैं, हम T20 भी खेलते हैं। अब कुछ लोग टेस्ट बोल के T20 खिलवाना चाहते हैं। अब T20 खिलाएंगे तो ज़्यादा चौके छक्के लगेंगे, अब टेस्ट खिलाएंगे तो धीरे धीरे से हम खेलेंगे, 90 ओवर्स पर डे खेलना है। तो हम लोग तो जैसे मैच खिलाते हैं वैसे मैच खेल लेते हैं। देखिए वैसे तो हमारी ऑफ कैमरा ही बात हुई, आप बड़े ही सोफिस्टिकेटेड इंसान हैं, लेकिन अभी भी हम बात कर रहे हैं, नॉर्मली बात चल रही है। टीवी डिबेट्स में ऑपोजिशन पार्टीज के लोगों को देख के आखिर आपको क्या हो जाता है? मतलब जिस तरह से आप उनकी धुलाई करते हैं, वो एनर्जी उनको देख के आ जाती है या प्लान करके आते हैं? नहीं, मैं एक बड़ा फिलॉसफी का मैं हमेशा फॉलो करता हूँ कि जैसा आप मुझे दोगे वैसा मैं आपको रिटर्न करूँगा। जो आप मुझे दोगे मैं आपको रिटर्न करके दूंगा। आप मुझे सम्मान दोगे तो मैं आपको सम्मान बढ़ा कर दूंगा। आप मुझे कटुता दोगे तो मैं आपको कटुता भी बढ़ा के दूंगा। तो जो वहाँ से आएगा वही मैं रिस्पॉन्स में दूंगा। अब वहाँ से पाकिस्तानी ड्रोन आएगा तो मेरा भी तो S-400 चलेगा ना। वो पाकिस्तानी ड्रोन आएगा तो मैं थोड़ी उसकी आरती उतारूंगा। आएगा ड्रोन मेरी टेरिटरी में, टर्किश या पाकिस्तानी ड्रोन, तो मैं मारूंगा अपना S-400 आकाश तीर। हमारे यहाँ पे भी तो बहुत सुदर्शन चक्र हमारे सिस्टम को बोलते हैं। जैसे आपने देखा इन्होंने भेजी भी थी शाहीन गौरी, पता नहीं किस किस को भेजा था, तो वो तो पहुंच नहीं पाया। गोल्डन टेम्पल को हमला करने की इनकी जुर्रत कर रहे थे, तो हमने अपनी मिसाइल भेज के उसको ध्वस्त किया। फिर हमारे यहाँ से भी ब्रह्मोस चला, वो ब्रह्मोस चला तो फिर दिन में तारे नजर आए उनको। वो भी विपक्ष भी अगर अपना शाहीन गौरी या पाकिस्तानी ड्रोन भेजेगा तो हम भी इनको यहाँ से ब्रह्मोस से ही उनका स्वागत करेंगे। उसमें मैं कोई कभी छोड़ता, मैं वो नहीं हूँ कि वो अगर थप्पड़ मारेंगे तो मैं दूसरा गाल आगे करूँगा, ऐसा मेरा सोचना नहीं है। वो थप्पड़ मारेंगे तो भाई फिर वहीं पे बात करनी, वैसी बात करनी तो वैसी बात करेंगे। हाँ, वो अगर बातों से बात होगी तो बातों से बात होगी। आपने अभी भी बड़े खूबसूरती से बताया डिफेक्टिव प्रोडक्ट के बारे में। हाँ, तो आप समझ गए नाम लिए बिना ही? बहुत बिना नाम लिए बहुत कुछ समझ गया था, देश लेकिन का ये सौभाग्य है कि बिना नाम लिए ही वो समझ जाता है डिफेक्टिव प्रोडक्ट कौन है। लेकिन यहीं पर मेरा एक और क्वेश्चन बन जाता है। मेरा ये मानना है शहजाद जी कि प्रकृति की बनाई हुई हर चीज़ खूबसूरत होती है। तो जब मैं राहुल नहीं, इस गलती के लिए प्रकृति को दोष मत दीजिए। तो मैं जब राहुल गांधी के बारे में सोचता हाँ, हूँ तो तो प्रकृति का क्या दोष है? नहीं मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा समझना होगा, मैं भी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लग गया आपको। जब मैं राहुल गांधी के बारे में सोचता हूँ तो मुझे ये लगता है कि इसके लिए आप प्रकृति को नहीं सोरोस को दोष दीजिए। ये सोरोस इंड्यूस्ड डिफेक्ट है। ओके, हाँ, SID। तो ऐसा तो नहीं कि कोई एक सही व्यक्ति गलत जगह पे फंस गया या कुछ वो अपनी ज़िंदगी में अगर बेहतर करते तो किस फील्ड में कर सकते थे?
आपका अगर कोई नहीं, opinion- ऐसे तो मैं मानता हूँ कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सही है और गलत दिशा में या गलत संगठन में है, और इसीलिए कई सारे कांग्रेस के नेता, जिसमें मैं भी शामिल हूँ, जब उनको समझ में आता है कि जी हम लोग गलत जगह पे फंसे हुए हैं, वो उस गलत जगह से हटने की और वहाँ से सुधार करने की कोशिश करते हैं। और बहुत सारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर वो सही मार्ग पे आए, मैं भी उसमें हिस्सा हूँ। एक है कि गलत संगठन में होना, गलत संगत में होना, और एक है गलत होना, दोनों में अंतर है। गलत संगत वाले को तो अच्छी संगत में लाया जा सकता है, जो ठान ले कि मुझे गलत ही करना है, उसमें तो जब तक वो खुद सुधार ना करना चाहे उसका कुछ नहीं किया जा सकता। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये डिफेक्ट की जो आप दोष प्रकृति को दे रहे हैं, किसी का दोष नहीं है, ये स्वयं का उनका चॉइस है। वो चॉइस से बोलते हैं कि मैं इंडियन स्टेट के खिलाफ हूँ, वो चॉइस से बोलते हैं कि मैं सेना की पिटाई हो गई, वो चॉइस से बोलते हैं कि मोदी को लाठी डंडे मारेंगे, वो चॉइस से शर्टलेस प्रोटेस्ट वालों को, देश को बदनाम करने की कोशिश करने वालों को बब्बर शेर बोलते हैं। वो चॉइस से भारत की सेना की उपलब्धि, वैज्ञानिक उपलब्धि, आर्थिक उपलब्धि को नीचा दिखाते, वो चॉइस से करते। जो चॉइस से करता है उसको चॉइस करना पड़ेगा कि वो देश के साथ है या वो देश विरोधी ताकतों के साथ है। जो चांस से वहां पे है उनको तो हम बचा सकते हैं, चॉइस से जो है वो चॉइस उसको ठीक करना पड़ेगा, वो करे अपना चॉइस ठीक, कभी देश को आगे रखे, परिवार को नहीं। एक और मुद्दा है जिसपे कई बार बातें हुई हैं, क्लैरिटी भी आई है, लेकिन फिर भी लोग कंफ्यूज हैं कि जब भी सीएए की बात होती है, बहुत सारे लोग कागज नहीं दिखाएंगे वाले मोड में आ जाते हैं, जबकि क्लैरिटी हुई है कि नहीं, इसमें सिटीजनशिप नहीं जाएगी। लोगों का आखिर ट्रस्ट क्यों नहीं बिल्ड हो रहा है? क्या कंफ्यूजन है एक आम जनता की? मतलब एक बीजेपी कहाँ कमी रह गई कि आप लोग कन्विंस नहीं कर पा रहे हैं अभी भी पब्लिक को इसमें? ऐसा है कि मैंने पहले भी बोला था कि किसी की मूर्खता पर अभी जीएसटी नहीं लग रहा है। सीए का और कागज दिखाने का कोई उसमें जोड़ नहीं है। एनआरसी के समय पर कागज दिखाने थे, एनआरसी तो आया नहीं, ड्राफ्ट आया नहीं, विरोध करने लग गए, दंगे करवा दिए, बच्चा पैदा हुआ नहीं, मुंडन करवाने लग गए। सीए में किसी की नागरिकता छीनने का कानून है ही नहीं, वो सीए तो नागरिकता देने का कानून है। ये सबको मालूम है सर, जो पढ़ा लिखा है वर्ग है, लेकिन ये कंफ्यूजन कहाँ पे? मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर भी शाहीन बाग में इतना बड़ा मैं आंदोलन बता हो रहा गया। हूँ क्योंकि उनको एनआरसी के बारे में भड़काया गया। सीए के बारे में तो सीए तो महात्मा गांधी लाना चाहते थे। जी हाँ। महात्मा गांधी की सोच थी कि जो हमारे भारत के हिंदू, जैन, बौद्ध, वैसे तो सब एक ही माने जाते हैं, परंतु ये या जो अल्पसंख्यक है अगल बगल के देशों में, वो अगर आना चाहे तो उनके लिए व्यवस्था होनी चाहिए। मनमोहन सिंह जब नेता प्रतिपक्ष थे 2003 में, तब उन्होंने भी इसकी वकालत की थी। प्रणब मुखर्जी की कमेटी की रिपोर्ट है, हमने तो केवल उसको आगे बढ़ाया और लागू किया। पर मेरा सवाल सिर्फ इतना है, जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे, अब ये जो शाहीन बाग और बाकी मंडली बनी एनआरसी के ऊपर, एनआरसी तो था नहीं, वो तो पॉइंट नंबर 1 वहीं डिस्कस हो गया। दूसरी बात, सीए में उनकी मांग क्या थी? ये कहते थे कि यार आपने डिस्क्रिमिनेटरी लॉ बनाया है, इसमें सबको रखा, मुसलमान नहीं रखे, वहां के मुसलमानों को भी आने दो, ये उनकी मांग थी, अगर आप उनका एनालिसिस सुनोगे तो मैंने एक बार ऐसी, जो दादी तो नहीं थी पर शाहीन बाग की प्रोटेस्टर थी, मैंने उनसे पूछा, बहन एक बात बताओ, मुसलमानों का जीना तो हराम है ना मोदी राज में? तो हाँ बिल्कुल एकदम हराम है भाईजान, क्या बताए भाईजान हम जी नहीं पा रहे। तो मैंने बोला फिर आप वो अफगानिस्तान के और पाकिस्तान के मुसलमानों को क्यों बुलाना चाहती है सीए में? वो तो वहां बहुत खुश है ना, तो उनको वहीं जीने दो। आप क्यों कह रही है कि सीए में उनके लिए भी प्रावधान कर दो? यहाँ तो आप बहुत बहुत ज्यादा प्रताड़ित है, आपसे जिया नहीं जा रहा, हर रोज मोदी जी अत्याचार कर रहे हैं, आपके घर में नल बना दिया, टॉयलेट बना दिया, अकाउंट दे दिया, फ्री कवर हेल्थ का दे दिया और पक्का घर बना दिया, सब करने के बाद भी आप प्रताड़ित है ना? हाँ भाईजान बहुत प्रताड़ित है। तो मैंने बोला कि फिर भाईजान उनको मत बुलाओ, फिर उनको रहने दो, उधर ही रहने दो। वो अफगानिस्तान में इतने खुश है, पाकिस्तान में इतने खुश है, यहाँ बुला के क्या? और अगर आपको लगता है कि ये बीजेपी ही इतना डिस्क्रिमिनेशन करती है, मुसलमानों का जीना हराम कर देती है, तो अफगानिस्तान में मुसलमान को क्यों मार रहा है? पाकिस्तान में शियाओं को सुन्नी क्यों मार रहे हैं? अहमदिया को क्यों मार रहे हैं? आगा खानी को क्यों मार रहे हैं? ईरान बनाम सऊदी क्यों चल रहा है?
केनिया हो, लीबिया हो, सूडान हो, सोमालिया हो, कोई भी देश हो, बता दो जहां मुसलमान मुसलमान को नहीं मार रहा। यमन पर बॉम्ब कौन गिरा रहा? अफगानिस्तान के बच्चों पर बॉम्ब कौन गिरा रहा? पर वहां पे तो बीजेपी आरएसएस नहीं है। समस्या कुछ और है। एक बार संबित पात्रा ने बहुत अच्छे से समझाया था। संबित पात्रा जी डॉक्टर भी हैं। तो उनके पास एक पेशेंट पहुंचा। पेशेंट ने बोला, डॉक्टर साहब इधर टच करता हूँ बहुत पेन हो रहा है, इधर टच कर रहा हूँ बहुत पेन हो रहा है, इधर टच करता हूँ बहुत पेन हो रहा है, इधर टच करता हूँ बहुत पेन हो रहा है, पूरे बदन में पेन हो रहा है जहां टच कर रहा हूँ। संबित ने बोला, तुरंत इसकी उंगली चेक करा। ये उंगली में पेन था। अब वो उंगली छोड़ के वो बदन को देख रहे हैं। बदन बीजेपी है, बीजेपी प्रॉब्लम। हाँ, बीजेपी इजराइल पैलेस्टाइन बीजेपी कहाँ आई? तुर्की में बीजेपी कहाँ आई? सूडान सोमालिया में बीजेपी कहाँ है? केन्या में बीजेपी कहाँ है? लीबिया में बीजेपी कहाँ है? अफगानिस्तान में बीजेपी कहाँ है? उंगली में इलाज कराओ। उंगली में उंगली ठीक नहीं करानी इनको। अपने अंदर की जो खराबियां हैं उसको ठीक करो। एक बार भारत से जुड़ जाओ, भारत माता की जय से जुड़ जाओ, वंदे मातरम से जुड़ जाओ, फिर सारी समस्या खत्म होगी। अब आपकी आत्मा कहीं है और शरीर यहाँ पर है, और आपको बार बार वही बताया जा रहा है, नहीं आत्मा सही जगह पे है, वहीं पे आपकी लॉयल्टी रहे, यहाँ ना रहे, और आप उसको कंज्यूम भी कर रहे हैं, तो आपको समस्या तो होगी, उंगली में दर्द होगा। पूनम जी, आप तैयारी कैसे करते हैं? जैसे आप टीवी मैं में अपना ट्रेड सीक्रेट बता दूंगा तो आप भी अपना बता दो। नहीं नहीं, मैं इसलिए भी क्वेश्चन आया क्योंकि टीवी में हम आपको देखते हैं डिबेट करते हुए। अभी बल्कि लाइव ये क्वेश्चन अभी आया है क्योंकि आप बैठे हुए हैं, आपके 3 फ़ोन, मैं तो इनको AK-47 कहूँगा कि 3-3 AK-47 टेबल पे पड़ी हुई नहीं, हैं। मैं AK-47 वैसे अभी तो AK-47 भारत में बनती है। पहली बार सोचिए, अभी अमेठी में या रायबरेली में कहीं पे बन रही है जी हाँ। AK-47 की, AK-56 की सीरीज, और जहाँ पे कट्टे के कॉरिडोर होते थे, जी हाँ, अंसारी और अतीक के, बिल्कुल। वहाँ पे डिफेंस कॉरिडोर बनता है। ब्रह्मोस से लेकर AK-47 की सीरीज की राइफल्स बनती है, और हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं, 24,000 करोड़ का एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ये जो है बेसिकली, इसमें 2 बातें हैं। एक तो ये है कि किसी भी जगह पर आप जाते हैं तो बिना प्रिपरेशन के नहीं जाना चाहिए, और प्रिपरेशन के लिए ज़रूरी है कि आपके पास रिसर्च और इन्फॉर्मेशन, तर्क और तथ्य दोनों हो। हमारा प्रोडक्ट अच्छा है, हमारे पास बहुत अच्छे नेता है, नीति है, विचार है, संगठन है, ये बात सही है। पर तब हम पे जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि जब आपकी इतनी बड़ी टीम है, भारत की क्रिकेट टीम है, इतने परफॉर्मर्स है, तो आपको और नेट प्रैक्टिस करके जाना है। तो ये नेट प्रैक्टिस हमेशा होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि भारत के लिए खेल रहा हूँ, 11 में प्लेइंग 11 में हूँ, तो अब मैं टेक इट फॉर ग्रांटेड हूँ। दूसरी बात ये भी दर्शाता है कि मोदी जी ने इंटरनेट कितना सस्ता कर दिया है, 24 घंटे चालू रहता है। आपके 2 मोबाइल में अभी वीडियो चल रहे हैं, वीडियो एक में न्यूज़ चल चैट रहा है। चल रही है। मैं ये सोच रहा हूँ कि आप करते कैसे होंगे क्योंकि पॉडकास्ट चल रहा है आपका हमारे साथ, वहाँ भी देख रहे हैं, बात हमारे साथ भी हो रही है। तो यही मेरा क्वेश्चन था कि आप तैयारी कैसे करते हैं? न्यूज़पेपर देखते हैं? क्योंकि 3 चीज़ें तो मैं लाइव देख रहा हूँ कि पॉडकास्ट में डिस्कशन भी चल रहा है, आप क्वेश्चन का आंसर भी दे रहे हैं, ध्यान वहाँ भी है। कैसे कर लेते हो सर ये? नहीं देखिए, ऐसा है, ये तो तरीका ठीक नहीं है वैसे, इसको कह सकते हैं, और मैं युवाओं को तो बोलूँगा कि लेकिन आप कर पा रहे हो मतलब? नहीं, वो मैं कर रहा हूँ, पर ये एक प्रकार से मेरी फील्ड की रिक्वायरमेंट बन चुकी है। जी हाँ। मेरी फील्ड की रिक्वायरमेंट में, क्योंकि मुझे हर मौके पर बदलती हुई दुनिया, और अभी आजकल क्या है, पहले मीडिया चैनल 3 या 4 थे, प्रिंट अखबार ज़्यादा थे, उसमें तो डिले से आप आराम से जवाब दे सकते थे, और 3-4 चैनल होने की वजह से इतना कंपटीशन नहीं था। आज हम डिजिटल मीडिया के युग में हैं, इंटरनेट की स्पीड बढ़ गई है, दाम सस्ते हो गए, सबके पास स्मार्टफोन है। आज आपके पास 100 करोड़ पत्रकार एक प्रकार से आ गए, जिसके हाथ में स्मार्टफोन है वो पत्रकार है। मिनट टू मिनट ट्वीट करके बड़ी स्टोरीज, आज ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई NDTV या CNN या टाइम्स नाउ ब्रेक कर रहा है। एक आम आदमी भी यहाँ पे 131 सेक्टर में कोई बैठा हुआ व्यक्ति भी एक बड़ी स्टोरी ब्रेक कर सकता है, टेक्निकली स्पीकिंग। तो यू हैव टू, नाउ यू आर हैविंग लार्ज कैनवस जो आपको ट्रैक करना है। तो ये ट्रैक करने के लिए आपको 24 घंटे लगा रहना पड़ेगा। सार्वजनिक जीवन में कोई मी टाइम एंड माई टाइम एंड 9 to 5 पॉलिटिक्स एंड 5 to 9 पार्टी, ऐसा नहीं होता। तो मेरी इच्छा है कि भाई मैं जिस काम के लिए मुझे नियुक्त किया गया मैं उसको अच्छे से करूं, जिसके लिए मुझे चाहिए कि मेरे पास रिसर्च और इन्फॉर्मेशन हर दम रहे। तो सुबह जल्दी उठकर पेपर पढ़ने से लेकर दिन में
ट्रैक करने तक और उस पर पॉइंट ऑफ व्यू अपना जो तैयार रखे पार्टी के हिसाब से, इसके लिए मैं करता हूँ। पर मैं किसी को ये एडवोकेट नहीं करूंगा, क्योंकि हम आज मैं स्क्रीन का कैदी हूँ। आई एम अरेस्टेड बाय स्क्रीन, और स्क्रीन की वजह से जो रिलेशनशिप है इंसान टू इंसान वो सफर करता है। आप स्क्रीन पे लाखों लोगों से तो जुड़ रहे हैं, पर आपका इंटरपर्सनली कनेक्ट उतना ही सफर हो रहा है जितना आपका ग्लोबल कनेक्ट बढ़ता जा रहा है। और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी एक लोगों को बोला है कि डिजिटल डिटॉक्सिफिकेशन ये करना बहुत अनिवार्य है। जितना स्क्रीन और इंफॉर्मेशन से हम बॉम्बार्ड हो रहे हैं और उस पर अनेकों चीज़ें चल रही है, युवाओं पर उसका असर हो रहा है। हम सोशल मीडिया में लाइक्स पाने के चक्कर में हम रियल लाइफ में क्या लाइक्स और डिसलाइक्स है हमारे करीबियों के, उसको नहीं जानते। आप उसको ये पूछ लो कि व्हाट गोज ऑन द एल्गोरिथम इन इंस्टाग्राम, वो आपको पट पट बता देगा, मैं ऐसी वीडियो डालूंगा जी, वो क्या गेट रेडी विथ मी GRWM डाल दूंगा, इससे इतने लाइक्स आ जाएंगे, इस समय पे पोस्ट कर दूंगा। पर उसको सिर्फ इतना पूछ लो कि भाई तेरी बहन को कौन सी डिश पसंद है, तो बना के देगी क्या, तो उसको शायद नहीं कल्पना होगी। और वो जो रिश्ता है, वी आर कॉम्प्रोमाइजिंग रिलेशनशिप एट द ऑल्टर ऑफ कनेक्शनशिप, इंटरनेट वर्चुअल कनेक्शनशिप। तो इसको अवॉइड करना चाहिए। मैं इसका विक्टिम हूँ, तो डोंट थिंक कि दिस इज गुड, ये इज नॉट गुड। इसको अवॉइड करो। मेरी कमी है जिसकी वजह से मुझे ये 3 फोन रखने पड़ रहे हैं। मोदी जी नहीं रखते। आप मोदी जी का अगर आप फोटो देखे होंगे इंटरेक्शन का, कभी भी वो किसी को बुलाते हैं या किसी के साथ होते हैं, उनके टेबल पे पहले तो कुछ नहीं होता। आप देखो, नोटिस करो। और वो कभी भी फोन में या किसी चीज़ पे डिस्ट्रैक्टेड नहीं रहते। इट इज़ एक्चुअली वेरी इंसल्टिंग थिंग। एक्चुअली मैं ये करके मेरे सामने जो बैठा है उसका एक इंसल्ट कर रहा हूँ कि मेरा ध्यान पूरी तरह उसका नहीं है। तो ये तो इसको मुझे अवॉइड करना है। स्टिल आई विल टेल यू आर मल्टीटास्किंग, क्योंकि जो भी आपने क्वेश्चन नहीं, के आप आंसर कह दिए सकते हैं पूरे दिए आपने। नहीं, वो तो ठीक है, पर ये मुझे पता है कि मेरा ध्यान आधा इधर है आधा उधर है। फिर भी कर लिया आपने। तो फिर भी कर तो लिया मैंने, पर ये सही नहीं। क्योंकि कोई इंसान जो मेरे लिए, आपके सामने फ़ोन नहीं है, आपने अपने सामने अपनी जो तैयारी है वो रखी है और आप अपने पूरी तरह से इन्वेस्टेड हो, पर रिटर्न में मैं आपको उतना 100% इन्वेस्टमेंट नहीं दे रहा हूँ। तो ये मेरी कमी है, गलती है, और मुझे इससे जल्द से जल्द बाहर आना है। तो मैं भी प्रार्थना कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ, प्रयास कर रहा हूँ कि मैं इससे बाहर आऊँ। तो हम ये मान के चले कि सर अभी बीजेपी कोई बड़ा पद देने की तैयारी में है, आप मिनिस्ट्रीशिप में आएंगे अभी या चेयरमैनशिप में, ताकि टेबल आपका भी खाली मिले, क्योंकि देश को सच में युवाओं को ज़रूरत है आपके जैसे लीडर्स की, क्योंकि आपके पास वो कांग्रेस से आए हैं, वहाँ से जख्म खाए हैं, वो भी आपके पास नॉलेज है, रूट कॉज जानते हैं, बीजेपी का इन एंड आउट जानते हैं। तो आई वी विल बी हैप्पी टू सी यू एज ए इन ए प्रॉपर राजनीति, एज ए पॉलिटिशियन। युवाओं को आप संबोधित करें, देश के लिए नई पॉलिसीज बनाएं। देश और दुनिया में जिन भी लोगों ने सबसे बड़ी सामाजिक और राजनीतिक या राष्ट्रीय क्रांतियां लाने का काम किया, जरूरी नहीं कि वो कोई बड़े पद पे रहे होंगे। जी हाँ। पद के पीछे भागने से अच्छा है कि हम कद के पीछे भागे। पद पे तो आज की तारीख में बहुत सारे लोग बैठे हैं, मुझसे बड़े पद पे भी। जी हाँ। आपने जब 17th एपिसोड अपना किया और पहला पॉलिटिशियन जिसको बुलाया, एस्ट्रो कपूर, यस बिल्कुल, किसको बुलाया? आप ही को बुलाया, शहजाद कुला महाराज जी को। मुझसे बड़े पद पे लोग नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल है। आपने मुझे पद के लिए नहीं, कद के लिए बुलाया। यस बिल्कुल। आपके हिसाब से मेरी वाणी में, मेरे विचारों में और मेरे व्यक्तित्व में कोई कद आपने देखा जिसको आप सेलिब्रेट करना चाहते? मेरे पद को आपने सेलिब्रेट नहीं किया। आखिरी में आपने बताया ही इज ऑल्सो बीजेपी स्पोक्स पर्सन। मैं कल MP बनूं ना बनूं ये महत्वपूर्ण नहीं है। मैं MP बन भी जाऊं, मैं समाज के लिए क्या कर रहा हूं, राष्ट्र के लिए क्या कर रहा हूं? और अगर समाज और राष्ट्र के लिए मैं वो ना कर पाऊं तो मेरे पद पे बने रहने का क्या मतलब है? जब तक इंसान अपने विचारों के, व्यक्तित्व के और कृत्यों के कद को ना बढ़ाए, तब तक कोई पद उसको अलंकृत नहीं कर सकती। चाहे पद मिल भी जाए, LOP का पद मिला है ना, कृत्य है क्या कद वाले? और यही नरेंद्र मोदी जी, इनके कृत्यों का कद ऐसा है कि प्रधानमंत्री पद उनके लिए
एक मैं कह सकता हूं कि इट्स एड ऑन, बट ही इज डिलीवरिंग विथ हिज कंसिस्टेंट एफर्ट्स। तो एफर्ट्स और कद होना चाहिए, पद के लिए नहीं मैं प्रयास करता हूं। आपने हमारे आप युवाओं प्रार्थना के कीजिए कि मेरा कद बना रहे, मेरा पद आए ना आए उससे कोई फर्क। पद तो अपने आप आ जाएगा, और क्योंकि जिस तरह से आपने बातें बताई, ये हमारे युवाओं के लिए भी एक बहुत अच्छा खूबसूरत मैसेज दिया है अपने इस कंटेंट के। आपके पास मिशन और विजन होगा ना, तो पोजीशन अपने आप आ जाएगा। जी, और पोजीशन आने के बाद भी अगर आपके पास मिशन विजन नहीं रहा, तो वो पोजीशन इट विल ओनली बी सेटिस्फैक्शन ऑफ योर ईगो एंड एम्बिशन, बट इट विल नेवर लीड टू एनी काइंड ऑफ कल्मिनेशन इन द लार्जर स्फीयर। तो मिशन विजन के साथ चलो, विचार के साथ चलो, आपको ऑटोमेटिकली जो मिलना है मिल जाएगा। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, कृष्ण जी ने बताया है, उसके ऊपर ही चलना है। आपके ही सवाल का मैं जवाब दूं कि आपको क्यों बुलाए, क्योंकि आप एक मिशन के साथ चल रहे हैं, और आपने कहा जो मिशन के साथ चल रहा है उसे एक हर इंसान का मिशन है। हमारा पॉडकास्ट भी है, पॉडकास्ट विद अ मिशन। मिशन तो जिस इंसान के पास जिंदगी में कोई मिशन है, हम उसी को बुलाना और सुनना पसंद करते हैं। बिल्कुल। बट फिर भी आप हर टॉपिक पे बोलते हैं, अलग अलग न्यूज़ चैनल्स पे जाते हैं आप, लेकिन कभी भी जब मुस्लिम इश्यूज होते हैं तो आपको ज़रूर भेजा जाता है। आपको कभी ऐसा ये फियर नहीं आता, हालांकि आपने क्लियर कर दिया है, फिर भी कभी ये फियर नहीं आता कि ऐसा ना हो कि आप बीजेपी का बस एक मुस्लिम टोकन फेस बन के रह जाएं? बीजेपी किसी को टोकनिज्म के लिए कुछ नहीं करती। बीजेपी वो पार्टी है जो टोकनिज्म से कोसों दूर रहती है। बीजेपी को अगर आपको लगता है कि वो मुस्लिम को केवल टोकन बना के इस्तेमाल करना चाहती है, 2014 में जब मोदी जी की सरकार बनी, और बीजेपी के बारे में एक चीज़ कहा जाता है, नेशनल सिक्योरिटी इनके लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण होता है। एनएसए कौन होगा, रॉ चीफ कौन होगा, आईबी चीफ कौन होगा, ये सब जानते ही हो, धुरंधर देखी भी होगी। हमारे देश के आईबी चीफ थे आसिफ इब्राहिम। टोकनिज्म में कोई मुस्लिम आईबी चीफ को नहीं बनाता या रखता। हमारे यहाँ पर जो काम किया गया है, मोदी जी को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दुनिया भर में मिला, उसमें 8 ऐसे देश है जो मुस्लिम देश है। सऊदी अरेबिया, उसके बाद यूएई, बहरीन, मालदीव्स, पैलेस्टाइन और इजराइल दोनों ने उनको सर्वोच्च पुरस्कार दिया है। ये टोकनिज्म से नहीं मिलता, ये कॉन्क्रीट एक्शन से मिलता है। इसीलिए भाजपा किसी को टोकन के लिए नहीं बनाती, भाजपा किसी को इसलिए बनाती है क्योंकि वो मेरिटोरियस है। और हाँ, उसके साथ साथ अगर प्रतिनिधित्व का भाव भी उससे होता है, लोगों को समाज में ऐसा लगता है कि प्रतिनिधित्व भी मिला है, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्रतिनिधित्व देना भी समाज में एक पार्टी का, एक राजनीतिक दल का दायित्व होता है, काम होता है, सबको साथ में लेकर चलने का। तो मुझे नहीं लगता कि भाजपा किसी भी मुस्लिम को, लीव अलोन मी, एक टोकन की तरह देखती है। वो हमेशा प्रयास करती है कि हर व्यक्ति उसके लिए ट्रॉफी की तरह रहे। वो ट्रॉफी की तरह चाहती है कि ट्रॉफी जीते हमारा व्यक्ति, वो टोकन नहीं चाहती। तो मेरे हिसाब से तो यही अंतर है कांग्रेस में और इसमें, बीजेपी में। कांग्रेस में टोकन बना के, इसलिए देखिए सलमान खुर्शीद का और मुस्लिम समाज का क्या कनेक्शन है। कोई मुसलमान देखेगा भी सलमान जी को तो वो नहीं बोलेगा, को लगेगा कोई अंग्रेज आ गया उनके बीच में। ऐसा लगता भी है ना। वो जर्मन एम्बेसडर के साथ एक बार उनकी पत्नी के साथ उन्होंने वीडियो वगैरह बनाया था, कुछ होता है कि गाने का, आपको याद है वो सब? एनीवे, बनाया, उनका शौक है, वो करे, वो उसमें कोई समस्या की बात नहीं है। पर मुझे नहीं लगता कि उनको कोई सीरियसली लेता है। हम लोग सीरियस पॉलिटिशियन, हम टोकनिज्म वाले पॉलिटिशियन नहीं। तो मुझे लगता है कि ये बात हमको समझनी होगी। शहजाद जी, आज हम एक ट्रांजिशन के फेज में हैं। आप ऑपोजिशन के लीडर्स से भी डिबेट करते हैं, और आप उन न्यूज़ चैनल्स पे भी जाते हैं जहाँ पे युवा आपसे सवाल कर रहे हैं। तो जो आने वाली जनरेशन है या करेंट जनरेशन है, वो जेन ज़ी और जेन अल्फा की होगी। ये लोग वो क्विक लॉजिक में बिलीव करते हैं, ज़्यादा बातों में बिलीव करती नहीं है जो आने वाली जनरेशन है। आप जैसे युवा नेताओं को सुन के बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस माइंड शिफ्ट के लिए, एक जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स चल रही है अभी तक की, क्या आप लोग प्रिपेयर हैं, आने वाले यूथ जो कि डिफरेंट माइंडसेट के हैं, या उससे उनको उनके साथ तन्मयता लाने के लिए क्या बीजेपी ओपन माइंडेड है? मुझे लगता है इसका सबसे बड़ा प्रमाण कि कैसे बीजेपी समय के साथ चलती है, इसमें 2 तरीके से आप देख सकते हैं। अभी हमारे जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं, उनकी एज मात्र 45 ईयर्स है। बीजेपी की भी एज 45 ईयर्स है।
1980 में बनी पार्टी। 1980 से लेकर 2026 आते आते बीजेपी के 12 राष्ट्रीय अध्यक्ष बने, 11 या 12। राजनाथ सिंह जी बने, यस, जनक कृष्ण नड्डा मूर्ति जी। बने, नड्डा जी बने, अमित शाह जी बने, बंगारू लक्ष्मण बने, नितिन नवीन जी बने, वाजपेयी जी थे, अडवाणी जी थे, मुरली मनोहर जोशी जी थे, कुशाभाऊ ठाकरे जी थे, अलग अलग लोग बने, गडकरी जी बने। ना किसी के बेटे के लिए कोई पोजीशन रिजर्व है, ना कोई किसी का बेटा इसलिए वो बनेगा। अमित जी के बाद नड्डा जी के बाद उनके बेटे नहीं बने, नितिन नवीन जी बने। तो परफॉर्मेंस और मेरिट पे लोगों को देखना, ये आज के युवा, आज की जेनजी चाहती है कि इट शुड बी बेस्ड ऑन मेरिट, नॉट जेन डी, जनरेशन डायनेस्टी, जेन जी। ये बीजेपी में एक प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल। दूसरा, जो देश में मैक्सिमम पॉपुलेशन बिलो द एज ऑफ 50, सबसे बड़ी लोकतांत्रिक पार्टी दुनिया की होकर सबसे युवा अध्यक्ष किसका है? भाजपा का है। सबसे युवा विधायक किसकी है? भाजपा की है। हमारी वो जो हमारी बहन बिहार से जीती है, मैथिली ठाकुर। सबसे युवा कॉरपोरेटर किसका है? भाजपा का है। सबसे युवा मेयर किसका है? भाजपा का है। सबसे युवा सांसदों में से एक किसकी है? हमारी शंभवी जी है, एलजेपी की है, हमारे एनडीए अलायंस की है। सबसे युवा लोगों को तो हम ही मौका दे रहे हैं। और युवाओं के लिए जो हमने एजेंडा भी तय किया है, युवाओं के लिए हमने 2 एजेंडा तय किए हैं, राम और गीता। राम और गीता, आर से राष्ट्रीय सुरक्षा, ए से अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाना जो 8% 9% पर ग्रोथ कर रही है, एम से महिला सशक्तिकरण, बेटी बचाओ से लेकर सेक्स रेशियो को ऊपर करना, या बेटियों की सुरक्षा के लिए, बेटियों की शिक्षा के लिए, बेटियों के प्रतिनिधित्व के लिए कि पार्लियामेंट में भी उनके लिए रिजर्वेशन मिले, ये राम। और गीता, जी से गुड गवर्नेंस। एक उदाहरण देता हूँ गुड गवर्नेंस का। पावर सेक्टर में आज तक हम लोग अगर देखेंगे, पावर सेक्टर, पावर इज स्टेट इशू, लाखों करोड़ों का लॉसेस पावर सेक्टर में माना जाता है। पहली बार पावर सेक्टर में प्रॉफिट हुआ है। वो इसलिए हुआ क्योंकि केंद्र ने कुछ ऐसी गाइडलाइंस बनाई, कुछ ऐसे चीजें बदलाव किए, जिससे गुड गवर्नेंस का एक नया नैरेटिव आज पावर सेक्टर में। तो हम लोग पावर सप्लाई में सरप्लस में भी है, और डिस्कॉम्स जो नेगेटिव में थे, उनके जो 1 लाख करोड़ के लॉसेस थे, आज वो 4000 करोड़ पे आ चुके हैं। ये गुड गवर्नेंस है। जीएसटी इज अ पार्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। 17 टैक्सेस थे, आज 1 टैक्स है, 1 नेशन 1 टैक्स है। सारी टैक्सेस के आर्टिफिशियल बैरियर्स को तोड़ दिया ताकि गवर्नेंस और बिजनेस पे करे। गति शक्ति, लॉजिस्टिकल कॉस्ट्स को नीचे लाना, 15% से 8% ऑफ जीडीपी। ये गति शक्ति, ताकि एक ही प्रोजेक्ट को बार बार ना करे, ताकि कॉस्ट भी बचे और तुरंत वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो तो आगे बढ़े, गति बढ़े। ये गुड गवर्नेंस। 1500 ऐसे पुराने दक्यानुसी कानून और कंप्लायंसेस जिसकी वजह से बिजनेस स्टार्ट करने से लेकर प्रॉफिट कमाने तक पर एक प्रकार से आप जो एक मुजरिम की तरह थे, उसको हटा देना, ये गुड गवर्नेंस। जी। आई से इंफ्रास्ट्रक्चर, 2 लाख करोड़ का बजट होता था हमारे देश का इंफ्रास्ट्रक्चर का, 2 लाख करोड़, आज 12 लाख करोड़ है। पहले 5 शहरों में मेट्रो थी, आज 20 शहरों में है। पहले 70 एयरपोर्ट थे, आज 144 एयरपोर्ट है। पहले 20,000 करोड़ का रेलवे का बजट, आज 2 लाख करोड़ का। और वंदे भारत की ट्रेन चल रही है सब जगह। एडवांस ट्रेन, एडवांस रेलवे स्टेशन बना रहे। इंफ्रास्ट्रक्चर। टी से टेक्नोलॉजी। किसने सोचा होगा कि यूपीआई में भारत लीड करेगा? मजाक उड़ा रहे थे ना चिदम्बरम जी। आज रेडी वाला हो, मॉल वाला हो, दोनों डिजिटल ट्रांजैक्शन ले सकते हैं। अभी देश में एक दिन में 70 करोड़ ट्रांजैक्शन होते हैं यूपीआई के, डिजिटल के। 70 करोड़, which means just in 1 second thousands of transactions are taking place. सोचिए, 45-50% of digital transaction in the world is being done. और ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमने क्रिएट किया है, it has connected भारत, but it has also led to efficient delivery of goods and services. मतलब कि आज पहले आप ऑनलाइन नहीं, इनलाइन खड़े रहते थे, कागज जमा कराना है। डिजी यात्रा से लेकर आज पेमेंट ऑफ बिल्स सब ऑनलाइन हो रहा है। आपको आपकी कोविड वैक्सीन ऑनलाइन मिल रही है। आपका पैसा जो है वो बैंक अकाउंट में डायरेक्टली ट्रांसफर हो रहा है, सामाजिक जन कल्याण का, जिससे कि मिडिल मैन कोई 85 पैसा नहीं खा रहा है। तो टेक्नोलॉजी एट द गवर्नेंस एंड द पब्लिक डिलीवरी ऑफ गुड्स। एंड ए से आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भर 2 तरीके से। एक तो आत्मनिर्भर हम लोग हो रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग में। हमने पहले 2 मोबाइल फ़ोन की फैक्ट्री थी, आज 200 है। डिफेंस गुड्स एक्सपोर्ट्स कर रहे हैं हम लोग।
तो आत्मनिर्भर हम प्रोडक्शन में भी हो रहे हैं, रेयर अर्थ में भी हो रहे हैं, सेमीकंडक्टर में भी हो रहे हैं, हर एक क्रिटिकल एरिया में हो रहा है। और दूसरा, सोच से आत्मनिर्भर। जो गुलामी की मानसिकता थी, जो कॉलोनियल माइंडसेट और बैगेज था, जब एक प्रधानमंत्री कार्यालय को पीएमओ नहीं सेवा तीर्थ बोलते हैं, जब राजपथ को हटा के कर्तव्य पथ करते और नेताजी की प्रतिमा खड़ी करते हैं, जब हम पहली बार लुटियंस की मूर्ति हटाकर राजा जी की मूर्ति लगाते हैं ताकि वो लुटियंस माइंडसेट से हम बाहर निकले, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के चिन्ह को हम नेवल एनसाइन में डालते हैं और जॉर्ज की क्रॉस को हटाते हैं, ये आत्मनिर्भर हम सोच में भी हो रहे हैं और प्रोडक्शन में भी हो रहे हैं। तो ये राम और गीता वाला एजेंडा है और यही जेनजी चाहता है। आजकल तो भजन क्लबिंग हो रही है, तो राम और गीता एक मॉडर्न अवतार में आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए, मुझे बीजेपी से रिलेटेड जो भी आपने टर्मिनोलॉजी बताई बहुत पसंद आती है। राम बताया आपने, गीता बताई, आत्मनिर्भर, मेक इन इंडिया, सब पसंद है। अरे मुझे पर कुछ लोगों के लिए तो एआई भी अल्लाह और इस्लाम ही है। लेकिन मुझे अब समस्या यही है कि वो अल्लाह और इस्लाम, ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स से बाहर नहीं निकल पा रहे। एआई में भी वही ढूंढते हैं। मुझे आपके बेटी बचाओ वाले टर्मिनोलॉजी से प्रॉब्लम है। मेरे हिसाब से बेटियों को बचाना क्यों है? बेटियों को पढ़ाओ और बेटों को शिक्षित करो, बेटियां वैसे ही बच जाएंगी। नहीं, बेटी बचाओ का एक स्पेसिफिक और बहुत लिमिटेड दायरा है, उसको उस प्रकार से नहीं, ये पेट्रियार्कल पेट्रोनाइजिंग सेंस से नहीं है। कोख में तो बेटी बचानी ही पड़ेगी, क्योंकि जो हमारे यहाँ पे देश में फीमेल अनफॉर्चुनेटली फीटोसाइड, आई उसकी अंडरस्टैंड। वजह से था, ये उसका था कि भाई कोख में बेटी को कम से कम मारने की वो जो चीज़ चलती थी, और उसका एक लंबा एक हम लोगों ने इतिहास देखा है। और फिर उसको गुजरात हो, राजस्थान हो और कई जगहों हो, हरियाणा हो, वहाँ पे ये कंस्ट्रक्टिव प्रोग्राम चला के बेटी को, नॉट इन सेंस ऑफ बचाने, बेटियों को बचाने की ज़रूरत नहीं, बेटी हमारे देश को बचाती है। कर्नल सोफिया कुरैशी से लेकर व्योमिका सिंह हमारे देश को बचाती है। हमारी महिला खिलाड़ी क्रिकेट में मैच जीतती है तो हमारे देश का सम्मान ऊपर करती है। तो किसी को बेटी को बचाने उस प्रकार से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये केवल उसी एक बहुत ही नैरो कॉन्सेप्ट में था, तो उसको मुझे लगता है कि अन्यथा ना देखा जाए। तो अब ये कॉन्सेप्ट अगर वाइड करके बेटी पढ़ाओ और बेटों को बेटी शिक्षित तो करो, पढ़ाओ है, हाँ, ये तो बेटा बचाओ, बेटा को पहले ठीक कराओ, बेटों को ये तो शिक्षित मोदी जी करो। ने रेड फोर्ट से बोला है। बेटों को पढ़ा तो रहे हैं हम, शिक्षित कर लें नहीं तो शायद नहीं, बेटियां बच ये जाएंगी। इकलौता ऐसे प्रधानमंत्री है जिसने बोला है कि बेटी क्या कपड़े पहन के जाती है, बेटी किस समय पे घर आ रही है वो मत चिंता करो, चिंता ये करो कि बेटा कहाँ जा रहा है, बेटा किसके पीछे लगा हुआ है, बेटा अपने कृत्यों में क्या कर रहा है। ये तो मोदी जी ने स्वयं रेड फोर्ट से बोला है, इसको आप झुटला नहीं, और कई बार बोला है। अगस्त 15 के मौके पर उन्होंने ये संदेश दिया है कि बेटी पे ओनस नहीं हो सकता, हर चीज का ओनस बेटी पे हो, ये ठीक नहीं है, बेटों पे ओनस होना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेटली बेटी पे ओनस डाल के फिर हम एक विक्टिम शेमिंग या विक्टिम ब्लेमिंग करते हैं, जो कि हमारा व्यू नहीं है इन चीज़ों पे। बेटी को उतना ही संवैधानिक अधिकार है जितना कि बेटों को है, और उनको भी मानसिक और हर प्रकार से फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी होना चाहिए। और उसके लिए तो हम प्रयास कर रहे हैं भाई। ये बहुत सारी जगहों पे बेटी स्कूल नहीं जा पाती थी क्योंकि टॉयलेट नहीं था स्कूल में, घर पे टॉयलेट नहीं था, तो 5 बजे सुबह जाओ शौच के लिए या रात को 9 बजे जाओ, जिससे कि उनकी डिग्निटी पे और उनके अस्मिता पर खतरा आता था। अब घर में टॉयलेट बनने की वजह से वो सेफ्टी भी है, पर सैनिटेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ हेल्थ भी है। और नल से जल आने की वजह से एक पेट्रियार्कल सोसाइटी में जहाँ पे महिला से ये अपेक्षा थी कि भाई 2 घंटे लगाओ, 3 घंटे लगाओ, 1 बाल्टी पानी लाओ, आज घर में नल से पानी आता है तो कोई भी भर ले। तो बेटी किचन में नहीं, बेटी बाल्टी पानी के बाल्टी के साथ नहीं, बेटी किताब के साथ बैठे आईएएस आईपीएस बने। ये हमारी सोच है। सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर दिए और इनफैक्ट आपने हमारे युवाओं को भी मोटिवेट किया है, लेकिन फिर भी चलते चलते कोई ऐसा मैसेज स्पेसिफिक जो हमारे देश के युवाओं के लिए आप देना चाहते हो? ताकि वो लोग आगे बढ़ के एक अच्छे स्टेट का, राज्य का, देश का निर्माण। और साथ में राजनीति में आने के बारे में भी सोचें, क्योंकि जब भी राजनीति में आने की बात होती है तो अक्सर आज के युवा, पुराने लोग भी ये कहते हैं कि राजनीति में गंदगी है और इसमें नहीं आना चाहिए। एंड जब लोग इसमें आते हैं तो पावर के लिए आते हैं, सेवा भाव से नहीं आते हैं। लेकिन जब लोग आपको सुनेंगे तो उनका वो विचार बदल जाएगा, जिस तरह से विचारधारा बनी है। मैं संदेश के बदले केवल एक अपना एक मेरे अंदर का एक भाव बताकर उसको छोड़ देता हूँ। मुझे लगता है उसमें से संदेश लोग ले लेंगे। मैंने 2 दिन पहले ट्वीट भी किया था, क्योंकि हम लोग जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब इंडिया एक पोजीशन पे है जहाँ पे ईरान और इजराइल और पूरी दुनिया में जो ईरान फिर बाकी देशों में हमले कर रहा है उसको हम देख रहे हैं।
उस बीच में ही मैंने एक संदेश ट्विटर पे डाला कि 1947 में मेरे परिवार के पास ये ऑप्शन था। शिया आगा खानी हूँ मैं, या इस्माइली जिसको कहते हैं। मेरे परिवार के पास एक अपॉर्चुनिटी और एक ऑप्शन था कि मैं पाकिस्तान जाऊँ, हमारा परिवार यहाँ भारत में रहे। और हमने इस्लामिक पाकिस्तान को नकार के हम एक सेकुलर भारत में रहे। और आज भी ऐसा एक दिन नहीं है मेरे 37 इयर्स ऑफ एक्सिस्टेंस में, एक क्षण नहीं है जब मैं अपने परिवार के इस निर्णय के लिए ग्रेटफुल नहीं रहा। और मेरे लिए हर एक क्षण जो मैं जीता हूँ, मेरे मन में केवल इतना भाव आता है कि कब भारत माता के लिए कभी मौका मिले तो सर कटवाऊं। और मैं चाहूँगा कि चाहे देश का मुस्लिम समाज हो या देश के बाकी लोग भी हो, भारत जैसे देश में पैदा होना, इससे बड़े गर्व की और इससे बड़े आपको मुझे लगता है कि वरदान की कोई आप बात नहीं सोच सकते। भारत में पैदा होना, सोचिए अगर मैं अफगानिस्तान में पैदा होता, सोचिए अगर मैं पाकिस्तान में पैदा होता, सोचिए अगर मैं नेपाल में पैदा होता। कल अपना दोस्त है, पर वहाँ पे देखिए ना, सरकारें उथल पुथल हो रही है, मॉब्स स्ट्रीट पर आ रहे हैं, कोई किसी पर बम गिरा रहा है, कोई जवाबी हमला कर रहा है, कहीं क्लैशेस हो रहे हैं, कहीं देश बट रहा है, टूट रहा है। और उस दौरान हम लोगों ने स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, सेफ्टी और फ्रीडम्स, हम इसको रोज जीते हैं। इससे ज़्यादा आप सोच सकते हो कि मुझ में जो कृतज्ञता का भाव है कि मैं ये देश में पैदा हुआ, जिस देश में आदर्श राम और कृष्ण है। ये भाव को हमेशा अपने मन में रखिए और इस देश के लिए आप क्या कर सकते हैं, कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, राजनीति में हो या ना हो इस अलग विषय है। राजनीति में ना भी हो तो देश प्रथम, राजनीति में हो देश प्रथम। देश के लिए मैं कैसे कार्य करूं, कैसे मैं देश का मान सम्मान, देश के लोगों के लिए कुछ करूं, इस भाव के साथ पल पल जियो। ये मैं सिर्फ सबसे आग्रह करूंगा और यही लेकर मैं जीता हूं। और मेरे लिए दुख की बात ये होगी कि मैं नेचुरल डेथ मरूं। मेरे लिए सुख की बात तब होगी कि भारत माँ की सेवा में या सुरक्षा में या भारत माँ के लिए मैं अपने जान न्यौछावर कर सकूं, तो शांति से जी सकूं। सर, बड़ी खूबसूरती से आपने बातें कह दी हमारे युवाओं के लिए। और चलते-चलते मैं व्यूअर्स से ये भी कहना चाहूँगा कि आज बहुत कुछ सीखने को मिला है शाहजाद जी से। मैंने खुद भी बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि क्वेश्चन भी कुछ इस तरह से थे, हमारे काउंटर अटैक भी थे। और बाकी मैं व्यूअर्स से चाहूँगा कि आप अपनी प्रतिक्रिया दें, जो भी आपके व्यूज़ हैं कमेंट करें। और अगर आपको लगता है कि पूनावाला जी को दोबारा बुलाना चाहिए, तो हम दोबारा आग्रह करेंगे और शायद वो अपना कीमती समय भी निकालें हमारे लिए। सो चलते-चलते दोस्तों, अगेन जय हिंद, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। थैंक यू।